तो यू आर अच्छा क्वाड फ्री, सही है। अच्छा जी, आप सब लोग को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। और क्या चल रहा है भाई आप लोग का आजकल क्लास में? ग्राफ क्यूएल चल रहा है सर। ग्राफ क्यूएल चल रहा है, ठीक है जी। जी तो मुझे बताएगा भाई कोई ग्राफ क्यूएल क्या होता है? सर, क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए से सर्वर को हिट करवाना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का डाटा उससे मंगवा सकते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए उसी एंड पॉइंट पे जाके हम वो चीज़ मंगवा सकते हैं, ना कि हम पूरी एपीआई गेट करके और कुछ मतलब बहुत सारा डाटा लें फिर उसमें से हम चंक्स में उसको लें, मतलब जो हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं करना पड़ता हमें। सही है, ठीक है। अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, मेरे ख्याल से पॉज हुई हुई है। This meeting is being recorded. चलिए, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और ग्राफ क्यूएल आपने बिल्कुल ठीक कहा। ग्राफ क्यूएल जो है हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज की हमारे पास यूज होती है क्यूरी करने के लिए। अच्छा, क्या नाम है, अभी आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की थी ग्राफ क्यूएल में लास्ट क्लासेस में? यस ये सर, सब प्रैक्टिस की थी। गिटहब के सर्वर से हमने प्रैक्टिस की थी। गिटअप के सर्वर से, अच्छा नाइस। गिटअप एपीआई से आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, राइट? जी जी। यस अच्छा, सर। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। तो ठीक है, पहले मैं किसी ने कुछ किया तो शायद आपका वॉल्यूम कम होगा। तो चलिए ठीक है। ग्राफकल में अच्छा, आपने क्या नाम है, किस चीज से आपने किया था? मतलब ग्राफकल जो है वो आपने कोई फ्रेमवर्क, कोई लाइब्रेरी, कोई चीज यूज की थी लास्ट क्लास में? सर आवाज बहुत स्लो हो गई है आपकी। सर आवाज नहीं ठीक आ रही, अभी अभी ठीक चल रही? स्लो है अभी नहीं भी। सर, अभी बहुत स्लो है। तो आपने फर्स्ट टाइम कहा था जब अच्छा, मैं तक ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा फिर बहुत स्लो नॉइस होगी। आएगी असल में। सर अब ठीक पहले है? से ही आ रही थी। अब बेहतर है? जी सर। ओके सर नाइस। ऐसा लगता है कोई दूर से आदमी बात कर रहा है। हाँ, मैंने यहाँ से अपनी वॉइस लो की थी, मुझे लगा कि शायद नॉइस आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से करूँ की थी। चलो, मैंने अब फिट वापस हो गई है, उसको सही मैंने हो गई वापस है। कर दी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने कोई लाइब्रेरी वगैरह को यूज किया होगा, कोई अपोलो वगैरह आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, ये सब कुछ जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, सब फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर यूसुफ आज आपके नहीं ले सकेंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास से वापस आएंगे आपकी क्लास में। तो कोई आपके कुछ क्वेश्चंस कुछ लास्ट क्लासेस से रिलेटेड, ताकि फिर हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें। सर एक एरर का पूछना था। हाँ जी, पूछे। सर एक एरर आ रहा है, टाइप एरर ऑब्जेक्ट इज नॉट अ फंक्शन, जब भी मैं डिस्पैच कॉल करता हूँ रेडेक्स में, तो काइंडली अगर किसी ने गो थ्रू किया तो बता दें अच्छा, क्यों आ रहा रेडक्स वाला तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। उस वो फिर बेहतर होगा कि आप मुझे पर्सनली किसी टेलीग्राम या फिर मैसेंजर पे आप मुझे कर दें, तो फिर मैं आपको फिर डिस्कशन बहुत फिर अलग चली जाएगी। तो ग्राफ क्यूएल से रिलेटेड आप लोग के कुछ दो तीन सेशन से अगर करते हैं तो देखते, नहीं तो फिर हम आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सर जस्ट शेयर्ड माय स्क्रीन। और मेरे ख्याल से आपको जो है यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? यस सर। जी सर। ओके, ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, तो अभी सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि फिर हम बीच में जब हम टॉपिक स्टार्ट हो जाए तो फिर आपके क्वेश्चन थोड़े होल्ड हो जाए। तो इस वजह से मेरा हमेशा से होता है कि पहले जल्दी जल्दी से आपके सारे के सारे अ, वो चीज़ सारे अपडेट कर दो। अच्छा, ये आपकी एक ग्राफ का रिपोजिटरी आपके सर का ही कोड बनाया हुआ है, इन्होंने मुझे दिया था। अ, और
मेरे ख्याल से ये कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं और इसी के बाकी पार्ट्स को करने के तो हम चले हम वन से फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे, कोई इतना ज़्यादा काम इसमें है नहीं। तो मैं आपको आपके सर के काम इसमें करता हूँ ताकि कंटिन्यूटी रहे आपके सर ने जो भी अभी तक आपका पढ़ा है। तो ठीक है जी, अच्छा जी चलें ठीक है, चलें फिर मैंने ये अपने पास कुछ अपडेट करके मैंने अपने पास ये क्लोन करके अपने पास रखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम कोड की तरफ जंप करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कोड है। अच्छा इसमें अभी मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लिया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो इसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ अपडेट्स थी, कुछ एरर्स थी, तो वो मैंने इसको पहले ही मैंने सारे इसको फिक्स कर लिए। जी प्लीज़। सर लास्ट क्लास में ना एक क्वेश्चन था उसमें कि ये कि जिस तरह हमने जब मोटेशन कर रहे थे ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लेके आ रहे थे गिटहब के ग्राफिकल पे, तो हम सिंगल मतलब नेम दे रहे थे किसी भी कंपनी का और उधर से डाटा आ रहा था। अगर हमने वहाँ पे अरे पास करवानी हो तो एट अ टाइम हमने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लेके आना हो, क्योंकि हम जब तक एलियस नहीं करते थे तो वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा नहीं होता था, वो एक किस्म का हमारे पास हार्डवेयर हो गया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे? आप ये कह रहे हैं कि वो सिंगल सोर्स था, अगर मल्टीपल सोर्स करना है क्या करना है, ये क्वेश्चन है? जी सर, यही पूछ रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा उसमें ये है आपके पास ये जो यहाँ पर जो है, चलो बिल्कुल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप एक अदद सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं फर्स्ट ऐसे ही आ रहा हूँ, तो ये गिटहब एपीआई यहाँ पर कुछ एक सर ने बनाए हुआ है, इस जगह पे क्यूआरआई करते हैं, ये रहा। तो ये वाला जो है अभी जी आपकी वॉइस असल में बहुत ब्रेक हो रही है, मैं सिर्फ अंदाजे से समझ पा रहा हूँ क्या आप कह रहे हैं कि ये वाला जो यूआरआई है, ये अगर आपने दूसरे दूसरे बेस पॉइंट से करना है तो इसमें क्या होता है कि अभी ये वाला तो चलो अपोलो बूस्ट पे हो रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन जब आप रिएक्ट पे बनाते हैं तो इसका पूरा एक रैपर आप लिखते हैं जो कि आपके पूरे एप्लीकेशन को जो है वो प्रोवाइडर आपके उसको इंकैप्सुलेट कर देता है। लेकिन आप असल में अभी तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस हैं आपके शुरू शुरू की, तो इसमें आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स भी आप बना सकते हैं। तो आप उसको फिर रूट लेवल पे नहीं देंगे, आप उसको कंपोनेंट लेवल पे प्रोवाइडर्स देंगे। तो उस कंपोनेंट लेवल पे जो प्रोवाइडर देंगे जिस यूआरएल के साथ, तो वो उसका उसके साथ वही इसके साथ चलता चलता जाएगा। अभी हम रिएक्ट पे देखेंगे तो फिर आपको मैं वहां पे बता दूंगा। अच्छा ये फर्स्ट से जल्दी से ये वाला आपका जो फर्स्ट स्टेप है इसको जल्दी जल्दी से यहीं से मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी आ जाए, और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको मैं जल्दी जल्दी से गुजार देता हूँ कि क्या काम हुआ था इसके अंदर। इसके अंदर काम क्या हुआ है जी, ये तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, देखते हैं क्या काम किया आपके सर ने। सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि भाई इंडेक्स में क्या लिखा है। इंडेक्स आपका बताता है कि भाई यहाँ से आपकी एप्लीकेशन किस तरफ फ्लो होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपके जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर एक अदर कंपोनेंट है ऐप का। तो बाकी ये जो सारी चीज़ें ये तो सारी आपकी CLI की सिस्टम जनरेटेड में आती हैं, तो डोंट नीड टू वरी, आपने रिएक्ट जब पढ़ी होगी तो उसमें आप देखिएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं ऐप कंपोनेंट की तरफ। ऐप कंपोनेंट में आपके पास दो अदद कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, जो कि एक तो सर ने डिसेबल किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, दूसरे पे चल रहा है। ठीक है जी, तो दूसरे वाले कंपोनेंट पे चलते हैं। और इससे भी पहले हम एक काम करते हैं कि पैकेज जेसन देखते हैं इसकी। तो पैकेज जेसन में हमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा जो नज़र आ रही है वो एक अदद एक्सियोस है, बस एक अदद एक्सियोस ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो एक एडिशनल सर ने आपके पास मॉड्यूल इंस्टॉल किया है वो एक्सियोस है, तो एक्सियोस पे देख लेते हैं क्या होगा। एक्सियोस आपके पास मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता ही होगा कि आपका API फेचिंग के लिए यूज़ होता है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप XHR यूज़ कर सकते हैं, आप फेच यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सियोस यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करें। तो एक्सियोस जो है वो आपका मोर इजी टू यूज़ है, तो आपके सर ने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया
कि एक्सियोस के अंदर ऐसा पहले कोड समझ लेते हैं, फिर इसको रन करके भी देखेंगे कि रन होके क्या चल रहा है, ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि क्या क्या चीज़, क्या क्या फीचर इसके अंदर चल रहे हैं। तो एक अदर बेस यूआरएल आपका सर ने इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर लिया, और जो कि ऑफ कोर्स गिटहब की डेवलपर एपीआईज का है, यहाँ से आप अपनी एपीआईज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भी बंद करते हैं। हम सबसे पहले आते हैं रिटर्न के अंदर। रिटर्न के अंदर हमारे पास एक अदद कंडीशन लगी हुई कि भाई यूज़र डेटा नाम का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट या एरे है, अगर वो अवेलेबल हो तो आपका स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में ये चीज़ चल जाए। अच्छा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है आपका, कोई बताएगा? फिर जेसन जी को सर। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। रुको सेगा, कर देता है। जेसन को हम्म अच्छा, अभी मैं इसको हटाता हूँ, अभी मैं देखते हैं कि बाकी के ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या है। तो यहाँ पर जो है ये सिंपली जो डेटा था वो सर ने सिंपली बजाय, मतलब अभी तो सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए सर ने कुछ उसको ब्यूटीफाई नहीं है, कुछ एचटीएमएल सही से रहने के, बस जो डेटा आया था एज इट इज उठाकर उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं। ये भाई ये कुछ यूजर इन्फॉर्मेशन लग रही है कुछ नाम से, और दूसरी इन्फॉर्मेशन लग रही है कुछ यूजर की रिपोजिटरीज। तो ठीक है जी। तो ये रिपोजिटरीज जो है आ लेके आ रहा है, ये यूजर का डेटा लेकर आ रहा है। अब ये डेटा आ कैसे रहा है, तो इसके लिए एक अदद हुक यूज किया हुआ है, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या होता है कि एसिंक्रोनसली आपके एपीआई कॉलिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप सर आए यहाँ पर चलें अपना नाम तो यहाँ पर यूजर के गिटहब के एपीआईज के अंदर के यूजर्स के अंदर यूजर आईडी देंगे ना, स्लैश यूजर आईडी देंगे, तो उस पर्टिकुलर यूजर का सारा डेटा आपके पास लेकर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके अगर कोई यूजर हो, आप अपने डेटा यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपका जो गिटहब यूजर नेम है, जो कि यूजर नेम यूनिक होता है हमेशा ऑफ कोर्स हो, तो आपको यहाँ पे डालेंगे तो आपकी रिपोस्ट आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपकी रिपोजिटरीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये सिंपली यहाँ पर डेटा हो रहा है। एसिंक अवेट, क्योंकि आप ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसलिए आपको अवेट लगाना पड़ेगा, और सिंपली बस जो यूज़र आ रहा है सर ने उसका इंफॉर्मेशन लॉग करी, और उसके बाद एक यूज स्टेट का हुक बना के उसमें सेव कर दिया। ठीक है जी, तो इसको अब चला के देखते हैं। पर ये साइड से लगा नहीं यार, राइट साइड पे ये शायद चैट स्क्रीन है, वो ऑफ कर दो प्लीज। असल वो मैं ऑफ कर दूंगा ना, फिर अगर मेरी आवाज़ बंद हुई या कभी भी मसला हुआ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, आप लोग मैसेज करते रह जाएंगे, तो इसलिए मैंने बिल्कुल छोटी सी करके रखता हूँ। ओके सर, थैंक यू। चलें यहाँ स्टार्ट। कंसोल लिखते हैं, क्या होता है भाई। अच्छा जी, हमारे पास दो अदद नेटवर्क में आप यहाँ पर आएंगे, F12 करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और नेटवर्क टैब पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर दो अदद एपीआई रिक्वेस्ट नज़र आ रही है। एक नज़र आ रहा है भाई स्लैश मोहम्मद मोहसिन के नाम से और स्लैश शेरपोज के नाम से। चलिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हेडर्स में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी चली गई, जो भी आपकी यहाँ पे चीज़ें थी। और इसके बाद जो है इसका रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। एक रिपोजिटरीज की रिक्वेस्ट कही है और उसमें इतनी सारी रिपोजिटरीज मेरे पास आ गई है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से लिमिट करते हैं, 30 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ये सर ने यहाँ पे लॉक भी किया हुआ था तो लॉक भी मेरे पास आ गया। अच्छा, इसके 30 की लिमिट है, ऑफ कोर्स इसकी एपीआई इसके अंदर लिखा हुआ होगा कि आपकी लिमिट अगर आप ज़्यादा रिपोर्ट्स लेना चाहें तो वो भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा। सो वो तो खैर एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ एपीआई यूज़ करना है, तो हमारा काम यहाँ से चल रहा है। तो वापस इसको बंद करते हैं और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से
दोनों चीज़ें आ गई। एक अदद आया हमारे पास यूज़र, फिर एक HR लगी हुई है और रिपोजिटरीज नेम। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर एक अदद और ऑप्शन होता है जो कि ऑप्शनल पैरामीटर्स होता है। वो हम क्या करते हैं, एक होता है स्पेसिफायर। हमारे पास ये फिल्टर स्पेसिफायर होता है जो कि ऑप्शनल होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की डॉक्यूमेंटेशन में देखें कि आप इस ऑब्जेक्ट को या एरे को स्ट्रिंग करते हुए आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। भाई सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, इसका टाइप जिसका ये हो, वो जिसकी वैल्यू कम हो ज़्यादा हो, ये हो, तो पूरा आप फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास बिल्कुल आप इसको दिखेगा, आपके पास स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में ये चीज़ मिलेगा। दूसरा चीज़ होता है आपको स्पेसिफायर, कि आप इसमें स्पेसेस बता दो जो कि अप टू 10 तक होता है। इसमें आप क्या बताते हैं कि आपकी रीडेबिलिटी के लिए थोड़ी सी स्पेसेस वो छोड़ देगा। तो यहाँ पर आते हैं, तो देखें इसने 2 स्पेसेस आपकी रीडेबिलिटी के लिए छोड़ दी ताकि अब आपको अच्छी तरीके से ये सारे डेटा मोर इजी टू रीड आपका बन जाए। तो ठीक है जी, ये तो थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज से अबाउट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो जहाँ तक किसी का कोई सवाल, अरे ये नल क्या कर रहा है? नल ये वो है, फिल्टर है, ये फिल्टर फंक्शन है। इसमें क्या है ना, जी जी। ये एक फिल्टर फंक्शन है। यहाँ पर एक अदर फंक्शन लेता है ये, जिसमें आप इसको बताते हैं कि भाई मेरे पास जो है क्या नाम है, कोई जो वैल्यू है, ये जो ऑब्जेक्ट में आ रहा है आपके पास, इसमें जो है वो कुछ चीज़ आपको फिल्टर करनी है कि भाई फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि स्टार काउंट्स 2 से ज़्यादा हो, सिर्फ वही चीज़ें हैं। तो इसलिए आप इसको यहाँ पर आएगा और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखिएगा और ये डेवलपर मॉड्यूल आपकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेगा। तो इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये रहा रिप्लेसर फंक्शन, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन या आप अपने पास बाद में देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से फिल्टर फंक्शन या फिर स्पेसिफायर्स को आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने कोई इसमें फ़िल्टर नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसको नल दे दिया। भाई मेरे पास अभी कोई फ़िल्टर नहीं है, जो आ रहा है एज इट इज़ उठा के इसको आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। फिर एक अदद हम वापस आते हैं ऐप जेएस के अंदर। अब एक काम करते हैं, एक और सर ने कंपोनेंट बनाया हुआ है, शायद यूज़ करने के लिए ही बनाया होगा, तो देखते हैं। सर आज की क्लास में पिछली क्लासेस रिवाइज होंगी बस? रिवाइज नहीं होगी, एक छोटा सा रिव्यू करके फिर हम बाकी के जो 2 स्टेप्स रह गए वो भी कर लेंगे, क्योंकि वो रिलेटेड है। तो इस वजह से मैं सर जल्दी से क्विक करूँ। ये जो आप अभी रिवाइज कर रहे हैं ये आज से 4 क्लासेस पुरानी क्लास है। अच्छा, कितने जी स्टेप्स हो गए थे फिर? ये जो है ना, ये आपने अभी अभी रेस्ट के साथ हमें गेट करवाया डाटा, ये अभी ग्राफिकल के साथ करने वाले हैं। और नीचे फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 भी है। फोल्डर 4 हमारी लास्ट 3rd क्लास है। फोल्डर कहाँ तक किया था फोल्डर? सर ये साथ में जहाँ ये शो हो रही है ना, सोर्स के नीचे 3 फोल्डर भी नजर आ रहे हैं, गिट इग्नोर के ऊपर। कहाँ ये तक पढ़ा हमारी था क्लास आपने? अभी तो ये 4 वाली भी हमने पढ़ ली, 5 वाली भी नहीं, 4, हाँ जी हमने 3 वाली पढ़ी थी शायद, अपोलो प्लान। अच्छा चले ठीक है, अभी 1 तो खैर फिर ख़त्म ही हो गया, तो फिर इसको 1 को तो बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं, इसमें है ही नहीं। 2 भी आपने पढ़ ही लिया, तो फिर आप लोग पहले बताते थे दादा कि हम 3 पे जंप करते हैं। चलें कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं 3 की तरफ। 3 को एक काम करते हैं, 3 को जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि 3 और 4 जो है वो एक ही रिलेटेड है। लेकिन उससे भी पहले हमारे पास आपको मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं। और ये अपोलो क्लाइंट आज हमने पढ़ना था, लास्ट क्लास में थोड़ा सा दिखा था तो टाइम खत्म हो गया था। अच्छा सही। चले फिर एक काम करते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं क्विक रिव्यू में कि हमारे पास जो अपोलो बूस्ट, आपको पता है क्या था? लाइब्रेरी GraphQL को सर्वर के साथ लिंक करने के लिए। अपोलो बूस्ट सर्वर के साथ लिंक करने के लिए?
सर्वर के और अंदर यूज करने के लिए सर GraphQL को। अच्छा, सर्वर ग्राफिकल से नहीं होता। अपोलो बूस्ट क्या होता है आपका? अपोलो क्लाइंट का आपके पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि आपको करनी पड़ती है। तो अपोलो बूस्ट क्या करता है कि मतलब सर आपको अगर बहुत हमारे सारा, पास क्लाइंट ना हो तो? हाँ, क्लाइंट आपके पास ना हो, कॉन्फ़िगरेशन ना हो, आपको जस्ट फॉर टेस्टिंग करनी हो, तो उसके लिए आप जी अपोलो जी बूस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से फिर ये तो आप पढ़ चुके हैं। जी सर। चलिए फिर डायरेक्ट आते हैं रिएक्ट अपोलो क्लाइंट के तरफ। इसमें क्या है भाई, अपोलो क्लाइंट के अंदर क्या है भाई? सबसे पहले हम चलते हैं, इसका रिएक्ट क्लाइंट है, और रिएक्ट क्लाइंट के बाद हम चलते हैं सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर इंडेक्स के अंदर ऐप.जेएस हो रहा होगा। ठीक है जी, हम ऐप.जेएस पे आ जाते हैं। तो ऐप.जेएस के अंदर क्या हो रहा है भाई? बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज हो रही है। पहले देखते हैं पैकेज जेसन में क्या क्या यूज हो रहा है। पैकेज जेसन में हमारे पास यहाँ पर जी अपोलो क्लाइंट हमारे पास एक लोड हो रहा है, ग्राफक्यूएल हमारे पास एक लोड हो रहा है, एडिशनल जो आपको करना पड़ेगा, और एक अदर सब्सक्रिप्शन जो कि ग्राफक्यूएल सब्सक्रिप्शन से आपके पास आएगी, वो भी आपके पास लोड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ग्राफक्यूएल सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं जी? सर ये करनी है अभी। अच्छा, फिर आपको कुछ थ्योरी तो बताया होगा क्या होता है सब्सक्रिप्शंस? नो आइडिया सर। नो आइडिया। अच्छा, सर ने ये सब्सक्रिप्शंस में क्या, पढ़ानी थी इस क्लास में सर। ठीक है ठीक है, अच्छा थ्योरी भी नहीं हुई थी। चलो ठीक है। तो अभी क्या करना है हमने कि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन, एक तो हमारे पास ग्राफिकल के मेनली 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है क्यूरी, एक होता है म्यूटेशंस, और एक होता है सब्सक्रिप्शंस। क्यूरी म्यूटेशंस तो आप लास्ट 2-4 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है। एक थर्ड हमारे पास ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है ग्राफिकल सब्सक्रिप्शंस। ग्राफिकल सब्सक्रिप्शंस हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये चीज़ें, एक ऑपरेशन हमारे पास रियल टाइम डेटा के लिए यूज होता है। ये हमारे पास एक इंटरनल एक पब सब का मॉड्यूल यूज करता है, जो कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। पब सब मतलब पब्लिशर एंड सब्सक्रिप्शन, तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ये चीज़ हमारे पास होता है लाइव डेटा के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप पे कोई एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप समझिए, आप चैटिंग ऐप समझिए। आपने यहाँ से कोई भी एसएमएस, आपने एक टेक्स्ट आपने एक सेंड किया, तो अगले को फौरन ही नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई दूसरे बंदे ने कोई नोटिफिकेशन लेके आप चेक कर लो। फिर दूसरे ने आपको रिस्पॉन्स किया, फौरन ही आपके पास रिंग होगा कि भाई आपके पास है कॉल। ये क्या है? लाइव कम्युनिकेशन है। आपके पास लाइव चैटिंग जो है, ये वाली चीज़ें हमारे पास जो काम करनी है। या फिर हमारे पास और भी बहुत सारे रियल टाइम मॉड्यूल्स होते हैं। कोई एक स्टॉक एक्सचेंज की कुछ ऐप हो सकती है, कोई क्रिप्टो करेंसी की कोई ऐप हो सकती है, जहाँ पे आपके जो रेट्स है वो कंटिन्यूसली रिवाइज होते रहते हैं, और यूज़र को बताना पड़ता है भाई ये चीज़ आपके पास चल रहा है। आपकी सब्सक्रिप्शंस की जो है ये ग्राफ के लिए निकाला रियल टाइम एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन असल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। आप अगर इससे भी पहले आप बात करें तो हम ये काम वेब में इससे पहले वेब सॉकेट्स के जरिए करते थे। वेब सॉकेट्स होता था, या फिर आपके सॉकेट्स के इम्प्लीमेंटेशन आपके सॉकेट आयो से भी होती थी। तो ये वाली चीज़ें आप करते थे सॉकेट से। लेकिन जो खुद से सॉकेट्स की इम्प्लीमेंटेशन होती थी वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डर्टी और मेसी टू मैनेज होती थी। तो ग्राफक्यूएल ने इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन निकाला, और बहुत साफ सुथरा सा इसने हमें सर्विस प्रोवाइड की, जिसका नाम था सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास अभी कुछ रियल टाइम डेटा के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस सबसे पहले हम चलते हैं रिएक्ट अपोलो क्लाइंट। मेरे ख्याल से आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। अपोलो क्लाइंट से पहले आपने अपोलो बूस्ट पढ़ा है, वो वही काम करता है, लेकिन जो उतने सारे सेटअप आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप नहीं करना चाहते, तो इसलिए आप बूस्ट से आपको कर देते हैं। लेकिन आपको रियल टाइम इन द एंड तो आपको क्लाइंट यूज़ करना ही पड़ता है, कोई भी आपका फ्रंट एंड। तो इसलिए फिर आपको यहाँ पर अपोलो क्लाइंट की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं एक अदद कुछ मॉड्यूल्स आपके लोड हो रहे हैं, कुछ क्यूरीज लोड हो रही हैं, सर हम इसके देखते हैं इंडेक्स क्यूरीज। डॉट जेएस में भी काफी चीजें हैं, वो भी देख लें। इंडेक्स केस में बिल्कुल अभी देखते हैं। चलें यहीं से करते हैं, वो अच्छा कि आपने याद दिलाया। एक सबसे पहले क्वेश्चन भी था कि भाई सर सबसे पहले जो है हमारे पास एक डिफरेंट यूआरआईज हो। तो हमारे पास अपोलो क्लाइंट एक अदर प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है अपोलो प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारा रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ग्राफक्यूएल की कोई नई चीज़ नहीं है। वो आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन को एक अदर रैप कर देता है आपके कस्टम कंपोनेंट के अंदर। ये एक अदर प्रॉप लेता है जिसका नाम होता है क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर आप इसको सारी डिटेल्स देते हैं और ये वो सारी डिटेल्स होती हैं जो कि यूआरआई डिटेल्स होती हैं। तो सबसे पहले प्रोवाइडर को आपने रैप किया आपके रूट कंपोनेंट को और इसको एक प्रॉप पास किया। सबसे पहले इसके प्रॉप को देखते हैं, बाकी तो सब कुछ सिस्टम टेम्पलेट जनरेटर है। अपोलो क्लाइंट में क्या हो रहा है भाई, आपके पास यहाँ पर जो भी चीज़ें सेटअप है वो सारी हुई भी है। आपने कुछ मॉड्यूल आपने इंस्टॉल किए जो कि सॉरी इंपोर्ट किए, एक जो कि वेब सॉकेट की इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा ये कोड जो है आपको खुद से याद नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप सिंपली जब आप जाएंगे अपोलो क्लाइंट पे तो यहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। आपके सर ने यहीं से सारी चीज़ें लिखी हुई है, नथिंग टू वरी अबाउट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, लेट्स सपोज। तो ये जो सारी जो आपको चीज़ें मिलेंगी ये सारी डिटेल सर ने यहीं से उठा के एक अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं। वेब सॉकेट जैसा ये चीज़ें लिखी हैं कि भाई ये वेब सॉकेट इम्प्लीमेंट करो, यहाँ से इंपोर्ट करो, वो चीज़ क्या हो। तो ये आपको कोड का मतलब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इतना सारा कोड कैसे होगा और ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ये सारा आपको टेम्पलेट जनरेटर है, आपको यहीं से उठाकर सिर्फ बस कॉपी पेस्ट करनी है। लेकिन इसको देखते हैं भाई ये लिखा हुआ क्या, कॉपी पेस्ट ऐसे ब्लाइंडली नहीं करते कोई भी। तो ये तीन अदर कुछ मॉड्यूल्स अपने लाइब्रेरी से इंपोर्ट किए और ये भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की हैं, देखते हैं क्या काम आ रही है। तो हमारे पास ये कह रहा है भाई सबसे पहले तो वेब सॉकेट का इनिशियलाइज करो, उसके अंदर आप अपना यूआरआई दो जहाँ पे आपको यूआरआई देते हो। फॉर अभी हमने पहले उसमें भी दिया था कि जो अपोलो क्लाइंट होता है जो आपका सर्वर होता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा है। तो इस तरह वेब सॉकेट को भी अलग से इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो वही चीज़ है, इसके अंदर आपका आपका यूआरआई होगा और वहाँ पर आपकी एक लोकल होस्ट चल रहा है। अच्छा लोकल होस्ट एक लोकल सर्वर बनाया हुआ आपके सर ने नोड.जेएस का, वो भी हम देखते हैं अभी कि वो क्या किस तरह काम करता है। तो एक अदद यूआरआई यहाँ पे बना हुआ है और इसके ऑप्शंस रिकनेक्ट वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा इसको आप डिटेल में थोड़ा और पढ़िएगा, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। इसको एक एक चीज़ एक एक प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए कि क्या काम किस लिए कर रही है। फिर हमारे पास जो HTTP लिंक होता है जो कि अपोलो क्लाइंट के लिए यूज होता है उसके लिए हम करेंगे। तो ये वाला काम जो है हमारा क्यूरी म्यूटेशंस के लिए हो गया और ये वाला काम हमारा सब्सक्रिप्शंस के लिए होगा। उसूली तौर पे हमें दोनों को एक ही यूआरआई एक ही ऑब्जेक्ट में हो जाना चाहिए, लेकिन उनका सिंटैक्स डिफरेंट है, इस वजह से हमें दो अलग अलग वेब सॉकेट को अलग और इसको अलग अलग इनिशियलाइज करना पड़ता है। हालांकि यूआरआई सेम ही है लेकिन फिर भी इसका सिंटैक्स है, दो अलग अलग आप करें। फिर इसके बाद इसका एरर कनेक्शन है कि भाई अगर कोई एरर आता है तो एरर हो जाए। अच्छा फिर आपके पास यहाँ पर इसकी ये स्प्लिट वाला कि भाई अगर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये सब्सक्रिप्शन वाला है या फिर ये म्यूटेशन वाला है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ये कोड इन्होंने कुछ लिखा हुआ कि अगर ये है तो ये करो, वो है तो वो करो। और ये आपका HTTP और व्हाट्स वेब सॉकेट लिंक आपका इन्होंने यहाँ पर इसको दे दिया। फिर प्लेन आपका एक अपोलो क्लाइंट बनता है जो कि आपने वेरी फर्स्ट 0 स्टेप में देखा था, ये वही चीज़ है। और इसके लिंक आपको देना पड़ता है क्योंकि अब हमारे पास दो लिंक्स है, एक वेब सॉकेट का लिंक है एक उसका लिंक है। तो स्प्लिटेड लिंक आप इसको देते हैं और ये एरर हैंडलिंग में आपके पास आ जाता है। और ये दो चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी है, बाहर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर दोनों इंपोर्ट हो रही हैं, प्रोवाइडर और आपका क्लाइंट प्रॉप।
तो ये चीज़ आपको लाजमी तौर पे आपको कंपोनेंट के अंदर चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफिकल कंपोनेंट आपके थ्रू आउट द कंपोनेंट्स आपको यूज हो सके, तो आपको प्रोवाइडर देना ज़रूरी है। अदरवाइज प्रोवाइडर देना आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमें तो इंटायर एप्लीकेशन में ग्राफिकल यूज़ करना है। जहाँ कोई भी हम अभी तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बना हुआ है, अगर हम बहुत सारे और कंपोनेंट बनाए तो हम इजीली बस हमने सिर्फ उसका हुक कॉल करना है और ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन हम उसको कॉल कर सकते हैं। कुछ सेटअप की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हम प्रोवाइडर यहाँ पर लगाते हैं ताकि आपके सारे इंटायर एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ एम्बेड हो जाए। चलिए जी, वापस आते हैं एप.जेएस के ऊपर। अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, जो अभी आपने index.js खोली थी जहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट का, अपोलो का, अगर इसी केस में अगर हमारे पास रिडक्स भी हम यूज कर रहे हो, तो फिर जो रिडक्स का प्रोवाइडर होगा फिर वो हम उसके अंदर अपोलो के अंदर देंगे उसको? हाँ, आपके पास एक से ज़्यादा प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स आपको उसको मल्टी रैप करते चले जाएंगे। तो ठीक होगा सर। फॉर एग्जांपल आपने रिडक्स की तो खैर ऑप्शनल है, अगर आपने कोई और मटेरियल यूआई फॉर एग्जांपल यूज़ करने, अगर आपने देखा होगा, आपने मटेरियल यूआई जब रिएक्ट आपने पढ़ी होगी, तो वो भी आपको एक अदर प्रोवाइडर लेती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं वो अपने आप को एक प्रोवाइडर के अंदर रैप करती हैं, तो वो उसमें कोई भी मसला नहीं होता। आप उसको ऐसा नहीं है कि एक प्रोवाइडर हो गया तो दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो वो भी आप ब्यूटीफुली उसको सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो एप.जेएस पे आते हैं। इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर, अभी पता नहीं क्या क्या लिखा है, चलें देखते हैं। तो ये दो चीज़ें तो आपकी एप्लीकेशन से आ गई। सर ने एक काम ये किया है कि मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि आपकी चीज़ों को अलग अलग ब्रेक कर दिया है, क्योंकि अभी फर्स्ट वाले में क्या था, अगर मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाऊं, इसका एप.जेएस क्या था, ग्राफिकल जेएस। तो ग्राफिकल जेएस में इसमें क्या था कि आपके पास सेटअप भी इसी जगह पे हो रहा था। अव्वल तो यहाँ अपोलो क्लाइंट यूज़ ही नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है आपने सिंपली बस इसको जो सेटअप था आपके एक्सियोस का वो भी आपने किया यहाँ पर। फिर आपने क्यूरी भी इसी पेज पर लिख दी। फिर आपने उसका रिजॉल्वर फंक्शन भी यहीं पर ही लिखा, और फिर आपने इसको यूज़ भी आपने यहीं पर ही किया। ये फर्स्ट वाले में आपने जो किया था, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक पेज के ऊपर एक कंपोनेंट के ऊपर एक ही क्यूरी हो, बहुत सारी भी हो सकती है, 8-10 क्यूरीज भी हो सकती हैं। तो ये तो देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक क्यूरी लिखी हुई है मेरे ख्याल में। हाँ, एक ही क्यूरी लिखी हुई है, और ये 10-15 लाइन का कुछ कमेंट हुआ है। तो 90 फॉर एग्जांपल लिखें 70 लाइन्स का एक कंपोनेंट बन गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एम्प्टी है। अभी तो डिफ पे यूआई भी नहीं बनी है। तो इस वजह से ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होती। आप इस अपनी चीज़ को स्प्लिट कर देते हैं, क्यूरीज अलग, म्यूटेशन अलग, रिजॉल्वर अलग, उसके और दूसरी चीज़ें अलग, कॉन्फ़िगरेशन अलग। तो सर ने आपकी हर चीज़ यहाँ पर ब्रेक कर दी है। सबसे पहले इसका इंडेक्स पेज पर आते हैं, तो ये क्या कर रहा है भाई कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं जो कि इस फोल्डर के अंदर हैं, इन सबको इंडेक्स से आके एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपको कोई भी फाइल अगर इंपोर्ट करनी होगी तो बस आप ग्राफिकल के इंडेक्स जाके इंपोर्ट करेंगे, आपको इस फाइल के अंदर जाके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप चाहें तो ये रिडंडेंट है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है। आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से जो ग्राफिकल क्यूरीज है आपका अलग से भी इसको लोड कर सकते थे, लेकिन सर ने आपका अलग अलग तरीके से इसको किया है। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपने सर ने इसको एक्सपोर्ट कर दी और इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, भी देखते हैं इसको कहाँ यूज़ किया। तो क्यूरी पे पेज पे चलते हैं। कुछ भी नहीं किया, बस एक ग्राफिकल का मॉड्यूल इंपोर्ट किया और एक अदर क्यूरी सर ने लिख के एक्सपोर्ट कर दी। म्यूटेशन के ऊपर आते हैं। एक म्यूटेशन लिख के, वही म्यूटेशन है जो कि आप क्यूरी है, कुछ इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसको एक्सपोर्ट कर दे एक फाइल बना के। इसके अंदर और मल्टीपल क्यूरीज भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं कि हर क्यूरी हर म्यूटेशन के आप अलग अलग पेज बनाए। क्यूरीज का एक ही पेज बना दें, म्यूटेशंस का एक ही पेज बना दें, और सारी म्यूटेशंस और क्यूरीज उन सब में अलग अलग आप लिख लें। तो क्यूरीज भी हो गई, म्यूटेशन भी हो गया, और सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन भी सर ने यहाँ पर लगाई हुई है।
और उसका सिंटैक्स जिस तरीके से यहाँ पर हम क्यूरी लिखते थे और इसमें हम म्यूटेशन लिखते थे, इसके अंदर बस डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा आप क्यूरी लिखते हैं बिल्कुल वही सिंटैक्स है, बस क्यूरी की जगह सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ताकि पता चलेगा भाई ये क्यूरी नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन है। और ये भी लिख के एक्सपोर्ट कर दिया। बोलो सेटअप, ये तो अभी हम देख चुके हैं। तो आप जिस पे आते हैं, सर ने डायरेक्टली क्यूरी से जाके लोड किया हुआ है, तो ठीक है जी। तो क्यूरीज आपकी लोड हो गई, जो कि लोड यूज़र की क्यूरी थी आपकी यहाँ पर, ये वाली। तो सर ने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से म्यूटेशन भी आप वहाँ बनाई हुई थी, तो म्यूटेशन भी वहाँ पर इसको कॉल कर ली, और सब्सक्रिप्शन भी इसी तरीके से कॉल कर ली। अब जो ये वाला जो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा मैसअप हो गया था, ये वाला, वो इस फाइल में सिंपली इंपोर्ट हो गया। तो ये जो 15 लाइनें हैं, ये चीज़ें हमें लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, बस अब वहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट हो गई। तो इसका अब सबसे पहले रेंडर पे चलते हैं कि भाई क्या होता है। इसके रेंडर पे क्या हो रहा है भाई, इसके रेंडर पर सिंपली एक मैंने बटन, ये मैंने खुद लगाया था अभी, बस प्लेन ये डेटा लॉग हो रहा है। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा वाला ये, अच्छा भी एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है, वो आपको एक अदद स्टेप 4 भी आपको चलाना पड़ेगा। अच्छा भी वो क्या है, अभी हम बाद में देखेंगे। पहले सिंपली इसको चला देते हैं। ठीक है, ये एक नोड जेएस का सर्वर लिखा हुआ है जो कि 4000 पे चल रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी इसको मैं स्पेसेस दे दें ताकि हमें आसानी रहे। इसकी CSS बंद कर देते हैं, कहीं CSS अलाइन हो रही है। ये रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे आ गई गेट यूज़र की, और इसमें 3 एरर यूज़र्स की आ गए। और तो इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। अब ये चल कैसा रहा है, इसका कोड देखते हैं। ऐप चेस पे हम आए, और ये सारी चीज़ें अभी इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, सही। तो यहाँ पर जो है सही, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं भाई यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसमें सर ने मुझे ज़्यादा, इसमें आप लोग का एक काम भी रखा हुआ है, चलिए पहले ये करते हैं फिर बताते हैं मैं क्या करता हूँ। तो
इसको पहले बंद करते हैं, पहले हम प्लेन वाला देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सिंपल बस डेटा लॉग हो रहा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है। और हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि एक अदद क्यूरी म्यूटेशन हमारे पास यूज़ हो रही है जो कि क्रिएट यूज़र का हो रहा है। म्यूटेशन आई कहाँ से, यहाँ से आएगी। तो यहाँ पर एक अदद म्यूटेशन कॉल हो रहा है जो कि ऐट यूज़र फंक्शन से एक्सपोज हो रहा है, और इस ऐट यूज़र के अंदर जो म्यूटेशन कॉल हो रहा है वो क्रिएट यूज़र के नाम से हो रहा है जो कि यहाँ से आया, और वेरिएबल्स ये ले रहा है, मैंने इसका नाम ऐसे ही ब्लाइंडली रख दिया। तो ये तीन चीज़ें ये म्यूटेशन ले रहा है, दिखते हैं जाके, नेम, एज, स्ट्रिंग और मेरिट बूलियन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मैंने इसको यहाँ पे वेरिएबल्स में पास कर दी। फिर यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर यूज इफेक्ट को सिर्फ लॉक किया सर ने, चलें देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आपने सिंपली बस ये जो क्यूरी थी आपकी लोड यूजर्स की, वो लोड यूजर्स की यहाँ पर कॉल हो रही है। क्यों लिखा है, इस वाले इसकी इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये रिडंडेंट है। तो यूज क्यूरी हमारे पास आपको पता है डी स्ट्रक्चर के तीन चीज़ें देता है, कैरेक्टर देता है, पहला वाला तीन ऑब्जेक्ट देता है जो को आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। ये नहीं कि आप लोडिंग दें, आप इसको नाम, इसको आप ए कर दें, इसको आप बी कर दें, इसको आप सी कर दें, तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप सिंपल बस इसको जो भी चीज़ है उसको आप तीन अलग अलग वेरिएबल्स में ले रहे हैं। इसको मैंने एरर 2 क्यों किया, क्योंकि एक एरर ऊपर एक डिफाइंड ऑलरेडी, तो इस वजह से ये कहेगा भाई एरर ऑलरेडी डिफाइंड, दोबारा करने नहीं देगा, सॉरी। तो इसलिए एरर 2 मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। तो लोडिंग स्टेट आ रही है, लोडिंग अगर होगा तो लोडिंग चलेगा, अगर डेटा आ चुका होगा तो डेटा आपको देगा। अच्छा, यूज क्वेरी में आपको पता तो है कि आपको ये तीन चीज़ें देता है। पहला वाला जो स्टेट होता है एरर, दूसरा लोडिंग क्यों देता है कि अगर आप डायरेक्टली आप डेटा को एक्सेस करेंगे, अगर मैं इसको लोडिंग नहीं देता, डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करो, इसकी अभी डेटा तो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को देते हो ये ऑलरेडी नल या अनडिफाइंड है, तो नल तो नहीं खैर अनडिफाइंड होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया है। तो इस वजह से आपका यहाँ पर कोड ब्रेक हो जाएगा। तो ये लोडिंग आपको स्टेट देते हैं कि भाई अभी डेटा आया नहीं है, अभी ये लोडिंग स्टेट में है, तो आपने कोई लोडर चलाना है, कोई स्पिनर वगैरह आपको शो करवाना है, तो इसलिए आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद जो है ये लोडिंग स्टेट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला आपका ब्लॉक चल जाएगा जो कि प्लेन आपकी ये चीज़ें इसको लॉक करके दे रहा है। तो आपकी नेटवर्क टैब में चलते हैं, रिसर्च करते हैं, ग्राफक्यूएल की क्यूरी कॉल हुई है जो कि क्यूरी है, और ये चीज़ें वो लेकर आ रही है और वेरिएबल्स कोई नहीं है, तो ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अभी सब्सक्रिप्शन अभी नहीं देखते, अभी पहले हम बाकी चीज़ देख लेते हैं उसके बाद हम देख लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल? सब्सक्रिप्शन अभी थोड़ा सा रुक जाए, अभी हम बाकी वो देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। सर ये यूज क्यूरी से हमारे पास क्यूरी कॉल होती हुई मिलेगी या फिर इसको हमने गेट करके दोबारा से इस कंपोनेंट में कॉल करना होगा? क्या, कहाँ से, किस जगह से? सर ये नीचे यूज क्यूरी आपने यूज किया ना, जिधर वो तीन ऑब्जेक्ट डेटा, लोडिंग और एरर 2 रिटर्न कर रहा है, मैंने पूछना था कि ये हमें डेटा में क्यूरी कॉल करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो डेटा दे रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये यूज क्यूरी हुक आपने पढ़ा नहीं था अभी? नो सर, ये पूरा कंपोनेंट हमने दोबारा से नहीं पढ़ा हुआ अभी। अच्छा चले, फिर यूज क्यूरी क्या होता है आपके पास? ग्राफक्यूएल की
क्यूरी को कॉल करने का तरीका होता है। अभी हम पहले क्या कर रहे थे, सबसे पहले आपने देखा था कि ये जो एपीआई था ग्राफक्यूएल का, हम इसको एक्सियोस से कॉल कर रहे थे। ये आप इससे फैक्ट से भी कॉल सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इससे आपके एक नेटवर्क रिक्वेस्ट लग रही है सिंपल, आपको कुछ और चीज इससे हासिल नहीं हो रहा। लेकिन जब आप रिएक्ट में काम करेंगे तो आपने एक्सियोस कुछ फैच वैच नहीं करना, आपने एक अदद हुक कॉल करना है जिसका नाम होगा यूज क्यूरी। यूज क्यूरी के अंदर आप इसको पूरी की पूरी क्यूरी देंगे। वो क्यूरी क्या चीज है? वो क्यूरी है ये वाली चीज। आप डायरेक्टली उठा के ये चीज उठा के इसको दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहीं पर ही चाहिए, ये मैं यहीं पर लिखूंगा, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको मैं से यहाँ पर इसको क्यूरी लिख के दूंगा। लेकिन अब क्योंकि हमने इसको एक वेरिएबल से एक्सपोर्ट किया और साफ सुथरा काम करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको एक इम्पोर्टेड फॉर्म में क्यूरी दे देंगे। यूज क्यूरी जो है हमारे पास रीच स्ट्रक्चर करके हमें 3 चीज़ें रिटर्न करेगा। पहला वाला जो इसका चीज़ होगी वो होगा एरर स्टेट, कि भाई अगर कोई एरर होगा, कि अगर मेरे पास एरर आता है, तो एरर रिटर्न सम एरर अगर आप कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे, या कोई भी आप इसको मैसेज आप इसको शो करना चाहें, और आप इसको लॉग भी आप करके देख सकते हैं भाई क्या एग्जैक्टली वो एरर क्या है। तो इसमें आपको मिल जाएगा एरर स्टेट। दूसरे वाले में मिलता है आपको लोडिंग स्टेट, कि भाई अब ये एपीआई तो एक एसिंक है ऐसा नहीं कि आपने फौरन लोड के एकदम से आ गई, ये थोड़ा सा एसिंक्रोनस होती है, क्योंकि एपीआई हमेशा एसिंक्रोनस होती है। तो इस तरह से जितनी देर के लिए हमारे पास डेटा जा रहा है उतनी देर के लिए आपको ये लोडिंग दिखाएगा, क्योंकि अभी ये नेटवर्क थोड़ा सा सही चल रहा है, तो बहुत फ्यू मिली सेकेंड्स में ही डेटा आ जाता है। 9 मिली सेकेंड्स में ही हमारे पास डेटा आ रहा है। इस वजह से हमें लोडिंग बिल्कुल ही, रेंडरिंग में पेज में टाइम लग रहा है, लेकिन एपीआई में बहुत ही कम लग रहा है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा देर शो भी नहीं हो रहा। तो हमें अब कोई ज़्यादा डेटा है, कोई नेटवर्क स्लो होता है, तो हमें यूज़र को हमें दिखाना पड़ता है ना कुछ कि भाई कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ स्पिनर चल रहा है, कुछ लोडर चल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोडिंग स्टेट से मेंटेन कर सकते हैं। ये जब भी होगी तो ये लोडिंग स्टेट ट्रू होगी, जब भी डेटा चल रहा होगा, और जैसे ही डेटा आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप को फॉल्स कर देगा कि भाई अब मेरे पास डेटा नहीं है। अब वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, कोई एरर आके फॉल्स हुआ है या फिर सक्सेस आके फॉल्स हुआ है, दोनों कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक आपका नहीं चलेगा। तीसरी वाली कंडीशन में चलेगा आपका डेटा, कि भाई जो भी ये क्यूरी इन रिटर्न हमें देगी, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। मैं असल में इसीलिए थोड़ा पीछे से आना चाह रहा था ताकि थोड़ा सा फ्लैशबैक याद हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, खैर देखिए ये जो हमारा रिस्पॉन्स आया था ना अवेट करके, ये वाला जो रिस्पॉन्स है जो कि इस क्यूरी के जरिए आया है, वो हमें मिल रहा होगा यहाँ पर डेटा के अंदर, तो वो डेटा हमने यहाँ पर इसको शो करवा दी। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास क्यूरी जा रही है और क्यूरी के रिस्पॉन्स में 3 अदद एरे आ रही है, 3 अदद ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जो कि यूज़र ऑब्जेक्ट है, सारिम, रमशा और हसन अली। तो ये 3 हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। और एक अदद म्यूटेशन भी कॉल हो रहा है। म्यूटेशन के लिए क्या चीज़ है? म्यूटेशन के लिए हमारे पास एक हुक है जिसका नाम है यूज म्यूटेशन। यूज म्यूटेशन क्या करेगा आपका, एक अदद वैसे ही एक अदद जो कि आपका जो म्यूटेशन होता है आपका, वो एक अदद लेगा। वो भी आपकी मर्जी है, आप सिंपली यहाँ से उठा के आप इसको डायरेक्टली जो है म्यूटेशन पास कर दें, या अच्छा तरीका करें जो कि इस वक्त सर ने ऑलरेडी फॉलो किया है, कि भाई यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया, तो ये वाला यहाँ पर ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट करके इन द एंड वो वही फॉर्मेट बन जाएगा जब ये कंपाइल होगा। तो ये चीज़ें आपको एक अदद एरे देगा। एरे के अंदर 2 चीज़ें होंगी,
दो मैनुअल चीज़ें होंगी, दो से ज़्यादा भी होती है, एक एरर दूसरा लिंकिंग भी होती है, कैशिंग वगैरह होती है। तो खैर अभी अभी हम यहीं पे स्टिक होते हैं दो ऑप्शन तक। एक होता है एक अदद फंक्शन, ये आपको देगा कि भाई इस म्यूटेशन को कॉल करना तो एक अदद फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ वो फंक्शन का आप नाम लिखेंगे। क्रिएट यूज़र आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी करें, ठीक है। तो वो आप इसको कॉल यहाँ पे कर लें। अच्छा मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? जी जी सर, आवाज आपकी आ रही है सर। यहाँ पर क्लियर आ क्वेश्चन रही पूछ क्लियर आ रहे रही हैं। है। बहुत हल्की आ रही है आवाज़, मैंने तो चेंज नहीं की। सर क्लियर आवाज आ रही है, सही आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। सही अच्छा है। सर, यहाँ पर तो जो यूज म्यूटेशन हम यूज कर रहे हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए, तो सर हमारे पास तो यूजर अगेन अगेन चेंज होता रहेगा, तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू स्टैटिक दी हुई है, वेरिएबल स्टैटिक हमने हाँ, लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हम डायनामिक कैसे करेंगे फिर? डायनामिक आप इस तरह कर सकते हैं कि यूज़र जो है आप इसको यूज़र नेम यहाँ से ले लें। तो ठीक एक है, यूजर आर्गुमेंट आप ले नेम लें, तो आर्गुमेंट आपको, अच्छा एज भी आप लेंगे, ज़ाहिर सी बात है मेरिट का जो बूलियन है वो भी आप लेंगे। डेफिनेटली वो यहाँ पे तो लेंगे हम। ठीक। बिल्कुल, तो यहाँ से आपने लिया एक फंक्शन जो कि आपने अपना खुद से बनाया है, ये वाला फंक्शन नहीं है। ये आप ऑन क्लिक का फंक्शन बनाता ना बटन के लिए, जी जी सर। तो ये वो फंक्शन बना रहा है उस टाइम के लिए कि भाई मेरे पास जब मैं ऑन क्लिक पर लगाऊंगा तो ऐड यूज़र हैंडल लिख दे चले, सॉरी, ताकि आपको पता चले कि भाई ये म्यूटेशन वाला फंक्शन नहीं है, ये आपके बटन का हैंडलर है। तो आपने बटन के हैंडलर पे इसको एक अदर फंक्शन बनाया। अच्छा मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से हटाता हूँ। ये देखिए प्लेन एक फंक्शन है, कुछ नहीं जो होता है, और ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर ये वाला क्रिएट यूज़र हम कॉल करते हैं, और ये एक अदर ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, जो इसका सिंटैक्स है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स होंगे, और वेरिएबल्स के अंदर इस म्यूटेशन के जितनी जितनी चीज़ें होंगी वो आप देंगे। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें म्यूटेशन से पता चल रहा है। इसके अंदर भाई आपको पता है कि जब म्यूटेशन हम लिखते हैं तो पहले वाले में हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो दूसरे वाला में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि म्यूटेशन के नाम से होता है। हम डिक्लेयर करें भाई एक नेम नाम का होगा जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, और वो मैंडेटरी होगा, लाजमी लाजमी आएगा, ऑप्शनल नहीं है। इसका मतलब होता है कि मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। दूसरा होगा एज नाम का एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू होगी इंटीजर, टाइप होगी इंटीजर, सॉरी। एक बूलियन मैरिट का एक फ्लैग होगा जिसकी भी टाइप होगी बूलियन। तो नेम, एज और मैरिट आपको वही चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम 1 कर दिया, ऐसा यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है भाई। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वही कहेगा भाई वेरिएबल नेम इज रिक्वायर्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग लेकिन वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो मैसेज, एरर मैसेज पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो कह रहा है भाई एक वेरिएबल नेम नाम का रिक्वायर्ड है जिसके टाइप होगी स्ट्रिंग, लेकिन वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। तो वापस हम आते हैं, हम देखेंगे भाई, हम यूज़र हैंडलर बटन पे चलते हैं कि भाई हमने पास तो किया है लेकिन उसकी हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 1 कर दिया। अब हम ऐसे करेंगे, अब हम जाएंगे तो अब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। यूज़र क्लिक करेंगे, इसको अभी रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अच्छा अभी तो मैंने आपको वही बता दिया कि क्या नाम है, इसको हम आर्ग्यूमेंट कैसे लेंगे। तो ये जो आपका जो ये बटन है इसमें आप इसको आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया असद, तो यहाँ पे आप इसको, आप अभी तो मैंने यहाँ पर भी हार्ड कोड कर दिया, लेकिन असल में तो आप ये किसी इनपुट फील्ड से आप ले रहे होंगे। तो इसलिए अभी हमें यूआई बनाने का तो अभी वो है नहीं मोटर, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे किसी 3 आप इनपुट फील्ड्स देंगे, उनकी वैल्यूज़ को आप सेट करेंगे, और उनकी वैल्यूज़ को फिर गेट करके स्टेट में गेट करके यहाँ पर इसको पास कर देंगे।
इस तरीके से आपका ये वाला जो म्यूटेशन है वो आपका कॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूटेशन है ये दो चीज़ें लेगा, एक अदर तो फंक्शन देगा जो कि उस नाम को देगा आपको कि भाई किस नाम से आपको यूजर बनाना है, फंक्शन ऐड करना है। दूसरा आपको एक एरर स्ट्रीट देगा। तो एरर अगर आपको आता है तो ये हमने वहाँ पर लॉग भी किया था, तो इसको आप इसको जब एरर आता है इसको हम इसको वहाँ पर देख भी सकते, लेकिन इसको हमने सब लॉग किया है लेकिन हैंडल कुछ नहीं किया। तो ये था जी थोड़ी सी म्यूटेशन की कहानी। तो कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जी जी सर। सर जहाँ पर अभी आपने बताया कि वहाँ पर हम अपने स्टेट की वैल्यू को पास करेंगे ऑन क्लिक के ऊपर, तो सर वहाँ तो हमने आपने हार्ड कोड की ना, नेम हार्ड कोड किया है, लेकिन हम वहाँ पर हमारे पास जैसे ये म्यूटेशन के अंदर हमारे पास 3 नेम, एज और मैरिज आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे 3 वेरिएबल पास करेंगे ऑफ कोर्स ऐड यूजर हैंडल। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर आपने पास किया और अभी मैंने फिर यहाँ पे हार्ड कोड पास कर दिया, लेकिन आप ये स्टेट से देंगे किसी, ये स्टेट से लेंगे, यहाँ पे ठीक है। हाँ। और यहाँ पर आप 3 चीज़ें इसको पास कर देंगे, यूजर एज और इस बारे में, ठीक है। तो आप ये आर्गुमेंट्स आप यहाँ पर आप पास कर दें इसको, यूजर नेम और यूजर एज और इस मैरिड, ये तो आपका वो है ना आर्गुमेंट्स, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं लेकिन वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप इसको यहाँ पर पास करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बटन पे यहाँ पर भी हार्ड कोड मैंने पास कर दी, लेकिन असल में ये चीज़ आप स्टेट से लाएंगे। कोई इनपुट बॉक्स होगा उसकी वैल्यू को गेट करेंगे और उसको यहाँ पर स्टेट की वैल्यू से सेव करके उसको पास करेंगे, तो ये एक फॉर्म फिल होगा। लेकिन अभी मैं इतना दूर जाना नहीं चाहता, वरना फिर हम बहुत सारा टाइम फॉर्म फिलिंग में ही इसको लगा देंगे। तो सर वैसे ही हमने करना है ये फॉर्म फिलिंग? क्या मतलब? अच्छा सर, ये तो हो गया कि हमने बटन क्लिक किया, यूजर हमारा ऐड हो गया। जब हम ये हमारा डाटा सर्वर पर चला गया, ठीक है, तो वहाँ से हम एक एक्सियोस के लिए अपोलो क्लाइंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर से हमारा डाटा फिर हमारे ब्राउजर पे रेंडर हो जाएगा। तो सर अगर नहीं अपोलो क्लाइंट से अगर हमने वो डाटा जो हमारे सर्वर पर पहले ऑलरेडी है उसको हमने अगर अपडेट करना हो तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? हाँ, उसी के लिए अभी हम सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे, लेकिन अभी मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। ठीक सर, अभी सब्सक्रिप्शन अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो मतलब जैसे डेटा आ रहा है ना, मतलब मैं तो भी रिफ्रेश करना पड़ा है, रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्रिप्शन इसको अपडेट करेगा। तो यूज क्वेरी और यूज म्यूटेशन में किसी को कोई क्वेश्चन? आप लोग कितने सारे माशाल्लाह से लोग हैं, किसी को कुछ समझ में आ रहा है या फिर सर समझ में आ रहा है? आ रही है सर, समझ आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, माशाल्लाह। नहीं, असल में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सबको समझ में आ रहा है या तो किसी को तो इस वजह से मैं जो हूँ अच्छा वाला ही कंसिडर करता हूँ, और आई होप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा हटके, GraphQL इज अ बिट डिफिकल्ट, ये आप लोग खुद भी जानते होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये नहीं आसान है, थोड़ा सा दिल को तसल्ली, नहीं आसान है, हो जाएगा। इट्स अ बिट डिफिकल्ट, मैं इसको जानता हूँ क्योंकि हमें तो आसान लग रही है अभी तक। बिल्कुल लग रही है। वो क्यों लग रही है? जब कोई दूसरा पढ़ाता है ना तो लगता है ये तो बिल्कुल हलवा है, ये किया, अरे इसमें है ही क्या, हो गया। लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना खुद से, और खुद से अपनी क्वेरी लिखते हैं, खुद से अपना म्यूटेशन लिखते हैं, उसमें इतने छोटे से एरर्स आते हैं कि आप कहते हैं यार बंद करो यार, क्या मुसीबत पाल ली है। और सर मजे की बात, इसका एरर जल्दी मिलता भी नहीं है कि एरर आ कहाँ पे रहा है, वो बताता भी नहीं बिल्कुल है। ऐसा है, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था, क्योंकि उसमें बिल्कुल जर्नल एरर देता है कि भाई नेम डिफाइन नहीं है। अब नेम किस जगह, कौन से कंपोनेंट में कहाँ डिफाइन नहीं किया, वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है। अभी तो हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, एक ही क्वेरी है, एक ही म्यूटेशन है, हमने फॉरेन से जाके देख लिया। लेकिन जब ये आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है तो मेंटेनेंस में थोड़ी सी मुश्किल होती है ऑफ कोर्स।
तो कुछ लोगों को फ्लो ही समझ में नहीं आता यार, ग्राफक्यूएल हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, अच्छा खासा जब दुनिया चल रही है एपीआई से, क्यों हम इसके ऊपर आ गए बिला वजह। तो ऑफ कोर्स ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी होते हैं, लेकिन जब इसको बाद में थोड़ा थोड़ा देखा तो अब बहुत सारी जो आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी आपकी बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है ग्राफक्यूएल की तरफ। अच्छा ऐसा नहीं कि रेस्ट एपीआई खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेस्ट एपीआई है, लेकिन हर कोई अब ये समझ गया है कि यार रेस्ट एपीआई के साथ ग्राफक्यूएल भी हमारा जरूरत बन चुका है। अगर हमारा कोई क्लाइंट है वो कहता है भाई नहीं मुझे रेस्ट एपीआई नहीं चाहिए, मुझे ग्राफक्यूएल चाहिए, और मैं कहूँगा नहीं भाई हम नहीं प्रोवाइड करते, मैं अपना कस्टमर लूज करूंगा। तो इसलिए आप गिटहब से देखें, गिटहब ने अभी लास्ट 6 महीने पहले जो है वो 6 मेरे ख्याल साल से पहले पहले जो है इसने गिटहब की एपीआई प्रोवाइड की है, जो आपका डेवलपर एक्सेस है ना, इसमें पहले ग्राफक्यूएल का एक्सेस नहीं था, यह अभी बना है इसी ईयर में। तो उन्होंने भी रियलाइज किया कि भाई बहुत सारे लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए और मुझे भी अपना क्लाइंट चाहिए, मुझे भी अपना एक सर्वर चाहिए जो कि ग्राफक्यूएल को सपोर्ट करे, तो उन्होंने भी दिया। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, उन लोगों ने सबको अपने पास सपोर्ट किया। बस इसके अंदर एक चीज जो मुश्किल है ना वो इसका फर्स्ट टाइम सेटअप है। एक दफा आपने सेटअप कर लिया, एक क्यूरी और एक म्यूटेशन चल गई, फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान है, फिर तो आपने बस सिंपल बस कॉपी पेस्ट करना है और तो कुछ भी नहीं करना। आपने एक और क्यूरी बनानी है, आपने बस उठाना है, इसको ही कॉपी करना है, इसी को यहीं पर ही पेस्ट करना है, इसका नाम करना है भाई डिलीट यूजर, और डिलीट यूजर तो खैर गेट मांगेगा, न्यू यूजर करते हैं। न्यू यूजर बनाना है, आपने क्यूरी बना भाई, यहाँ पर एक आपने सर्वर पे बनाया गेट न्यू यूजर, और वो चीज़ ला के दे देगा। बस आपने इसी को उठा के बस इसी की वैल्यूज चेंज करी, यहाँ पर आके उसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद जो उसको चीज़ें थी वही वही उठा के, ये जो आपका क्यूरी चल रहा था यही उठाया, यही यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पे उठाया और यहीं पर ही पेस्ट किया, उसका नाम इंपोर्ट किया, चल गया। तो सेकेंड टाइम तो हैंडलिंग बहुत ही आसान है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको कर लिया ना फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसको कि किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्राफकल के डेटाबेस कैसे यूज़ होगा अभी देखते हैं, अभी हम तो क्लाइंट पढ़ रहे हैं, अभी बैकएंड भी देखते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, और बोलो क्लाइंट। अरे क्लाइंट और सर्वर में क्या फर्क है, या फ्रंट एंड वो क्या अभी चीज डिफरेंस है इसमें? असल में तो ये आपको वेरी फर्स्ट डे बताया होगा जब आपका Q1 चल रहा होगा। इसमें ये होता है हमारे पास कि जो क्लाइंट होता है हमारे पास वो हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, वो आपका सर फ्रंट एंड और क्लाइंट में फर्क है कोई? ये मुझे कंफ्यूज नहीं, कर रहा था फ्रंट एंड क्लाइंट एक ही है, बस ठीक है फ्रंट सर, फिर एंड क्लियर है, क्लाइंट एक ही होता है, फिर क्लियर है, ये कंफ्यूज फ्रंट कर एंड रहा बैक था। एंड होता है, ये वो अलग होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? सर फ्रंट एंड और क्लाइंट क्लियर में ही है, डिफरेंस होगा। पढ़ेंगे दोबारा। अगर आपका बैकएंड किसी और सर्वर को कॉल कर रहा है तो उस टाइम आपका बैकएंड एज ए क्लाइंट यूज कर रहा होगा। जरा दोबारा बताइएगा, सर मैं अगर समझा आपका नहीं जो आपकी बात। बैकएंड है, अगर आपका जो बैकएंड है सर्वर का, अगर आपकी क्यूरी बैकएंड से किसी और सर्वर को एक्सेस कर रही है तो उस टाइम आपका बैकएंड जो है वो एज ए क्लाइंट एक्सेस करेगा उस सर्वर को। नहीं तो आपके कंसेप्ट उस तो टाइम एक ही आपका होगा ना। फ्रंट एंड नहीं, लेकिन फ्रंट एंड क्लाइंट दे डिफरेंट थिंग्स। नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसको कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ रहा हूँ, इस तरह बता रहा हूँ कि एक चीज़ जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो कि आपका रिमोट सर्वर है, जो कि आपको एक्सेस नहीं कर सकता क्लाइंट, मतलब आपका फ्रंट एंड आपको एक्सेस नहीं कर सकता, वो चीज़ आपका हो गया सर्वर, आप डायरेक्टली उसके फंक्शंस आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप जो बात कर रहे हैं ना वो बैकएंड दूसरे बैकएंड को कॉल कर रहा है, वो बैकएंड अब उसके लिए फ्रंट एंड बन चुका है। अब फ्रंट एंड का मतलब ये नहीं है कि वो कोई वेब एप्लीकेशन है, वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, ये हो सकती है, लेकिन जो एक सोर्स जो इनकमिंग है ना, जहां से आपके पास चीजें आ रही हैं, वो चीज आपका हो गया बैकएंड। जो आपका आउटगोइंग है जहां से आप भेज रहे हैं वो आपका क्लाइंट हो गया या फ्रंट एंड हो गया। क्लाइंट फ्रंट एंड में कोई है नहीं डिफरेंस, ये सिर्फ लफ्जों का खेल है। सर रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स का डिफरेंस। सॉरी, यानी एक रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स कहाँ से?
क्या रिक्वेस्ट है आपकी? आपकी समझ नहीं आपकी बात। तो कह रही है एक रिक्वेस्ट है, एक जो है ना वो रिस्पॉन्स है, फ्रंट एंड और बैक एंड इससे भी बात करेंगे। रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो है आपका फ्रंट एंड और क्लाइंट जो है वो सिर्फ आपका वो नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्लाइंट और करंट फ्रंट एंड आप खाली इनकमिंग और आउटगोइंग से समझे, आपको वो क्लियर हो जाएगा। सुन रहा हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अपोलो का सर्वर। अच्छा, अपोलो क्लाइंट ये आपने देखा जो कि हमने रिएक्ट के साथ इसको बनाया है। एक है हमारे पास अपोलो ग्राफक्यूएल, जो कि हमारे पास जो बैकएंड सर्वर है उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सर ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि स्टेप नंबर 4 है, जो कि इसी का ही हेल्पर है, इसी को यूज कर रहा है। ये आपका फ्रंट एंड बन गया और ये आपका बैकएंड बन गया। इसमें क्या है भाई, इसके पैकेज जिसमें चलता है, इसके पैकेज सर भी में क्लाइंट का सब्सक्रिप्शन पढ़िए। क्लाइंट अभी आते हैं, इसी के सब्सक्रिप्शन लेके फिर क्लाइंट के सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। कि भाई वो चल किस तरह रहा है, उसको मैंने अभी उसका कोड कमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम आते हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी, आज अगर टाइम निकाल के हमें पोस्टमैन जो हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए और हेडको पे जो हम अपने डिप्लॉय करते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बता दीजिएगा। डिप्लॉयमेंट तो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके लिए तो मेरे ख्याल से कोई क्लास की शायद ज़रूरत भी नहीं है। वो तो सिंपल बस आप 2-4 कमांड्स देते हैं, मैं आपको आप लोग को लास्ट में वैसे ही उसका प्रोसीजर बता दूंगा। वो आप उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आपके जो कैलिपर उससे बहुत ही लो है। वो आपको सिंपल बस एक थ्योरी एक आर्टिकल दे देंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, सिंपल प्लेन आप उसको फॉलो कर लेंगे। बाकी वाली दूसरी चीज़ है वो भी देखते हैं अगर टाइम मिला तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इसके पैकेज सर में देखते हैं, जो कि सर्वर में आपने लिखा हुआ है सर ने। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इसमें नोड जेएस की एक्सप्रेस की सॉरी एक अदर एप्लीकेशन सर ने जनरेट की हुई है। और एक्सप्रेस आप लोगों ने पढ़ा था पहले? नो सर नहीं पढ़ा। नोड जेएस तो पढ़ा होगा पहले सर, वैसे नॉलेज है, पढ़ा नहीं हुआ ऑफिशियली। नो जैज भी नहीं पढ़ा सर। नोड जेएस नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? जी सर। देखा था। उसमें सिर्फ इतने एनवायरनमेंट बताया सर ने कि जैसे इसमें जीएस आप कर सकते हैं बस, और इसके अलावा क्रिएट एक ऐप जब की थी उसके साथ उन्होंने कहा था कि इसके लिए जरूरी है ये। चलें फिर, कोई मसले की बात नहीं है। अभी जो आपका अभी ये अपोलो क्लाइंट चल रहा है ना, इसके बाद आप गेट्सबी पढ़ेंगे और जैमस्टैक। गेट्सबी के बाद आपका अपोलो सर्वर पढ़ाएंगे, उसमें बहुत डिटेल नोड जेएस आप पढ़ेंगे, नोड जेएस आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये आपके फ्यूचर की चीज़ सर ने थोड़ी सी पहले दी हुई है, लेकिन आप इस वाले स्टेप 4 को एक थ्रू आउट चैनल बहुत सारी डेप्थ डिटेल क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन हमें उसके लिए चाहिए कुछ ना कुछ। तो इस वजह से ये सर ने एक एप्लीकेशन ऐड की हुई है अपोलो सर्वर की। लेकिन आप ये परेशान नहीं होगा, अपोलो सर्वर आपके पास पूरा एक अलग सेक्शन है इस कोड में। अगर अपोलो क्लाइंट इस्तेमाल करना है हमें तो उसके लिए अपोलो का सर्वर जरूरी है। आपको करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी आसान हो जाती है। लेकिन आप ऐसा नहीं है, आप बैकएंड पे आपने कुछ और यूज़ किया है, क्लाइंट पे आप कुछ और यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही बना रहे हैं आप, तो आपको एक सिंगल स्टैक ही यूज़ करना चाहिए। सर अपोलो के सर्वर के लिए नोड जेएस और एक्सप्रेस आना चाहिए। अपोलो के सर्वर के लिए आपको नोड.js और एक्सप्रेस, अच्छा नोड.js एक्सप्रेस अलग चीज़ नहीं है। नोड.js है बेसिकली जो कि आपकी बैकएंड की जावास्क्रिप्ट कंपाइल करता है। एक्सप्रेस उसका एक अलग फ्रेमवर्क है। नोड.js और एक्सप्रेस अलग अलग चीज़ें नहीं है। एक्सप्रेस नोड.js का ही एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट अलग अलग नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क एक रिएक्ट है। तो ये वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर एक अदद सर ने एक्सप्रेस एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है, कुछ ग्राफक्यूएल किया हुआ है, जो आपको सब्सक्रिप्शन यूज़ किया हुआ है, वेब सॉकेट सर्विसेज यूज़ की हुई हैं और 2-4 चीज़ यूज़ की हुई है। सर अगर हम अपना एक स्कीमा बनाते हैं, उसके रिजॉल्वर वगैरह बनाते हैं पूरा एक्सप्रेस, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी नहीं हो जाना? इसमें बना हुआ है ना, इसमें आप पूरा स्कीमा बना हुआ है, इसको आप इसी तरीके से देखेंगे। तो असल में यह आपके सर ने एक बहुत अच्छा किया हुआ है, क्योंकि हम इस तरह कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। अगर हम पूरा लाइव कोड करेंगे ना,
तो यकीन माने अभी हम सिर्फ सेटअप में ही फंसे हुए होते हैं अभी तक भी, क्योंकि एक एक चीज हमें खुद कोड करना पड़ रहा होता। तो और वो जो कोड हम खुद भी करते हैं ना, वो हम खुद से कोई याद करी हुई चीज नहीं है, वो भी हम सिंपल, ये जो मैंने आपको आर्टिकल सिखाए थे ना, यहाँ पर ये कहीं यहीं से उठा उठा के पढ़ के अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे। तो ये सर ने पहले से एक मेहनत करके रखी हुई है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एडिशनल इसलिए बताया कि अगर आप समझेंगे भाई सर की या ये बॉलर प्लेट ही तो हर वक्त यूज नहीं होगी, आप कभी कभी खुद भी अपना भी काम करेंगे, तो वो यही चीज है, आप बिल्कुल गेटिंग स्टार्टेड से जाएंगे और जो ये काम कह रहे हैं वो बस वो करते हैं। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सर ने भी यहीं से उठा के रखा है। मैंने आपको एग्जैक्टली कोड भी आपको दिखा दिया कि क्या क्या कोड वहाँ पे इन्होंने क्या क्या रखा है, देखें आप बिल्कुल वही चीज है, नो अदर डिफरेंस, नॉट अ सिंगल वेरिएबल चेंज जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये कोई रेस नहीं लगी कौन कितना मुश्किल कोड रखेगा, कौन कितना अच्छा करेगा। जो चीज़ है जो प्रोवाइड की हुई है वही उठा के कॉपी पेस्ट करें, जो कि मोर इजी टू यूज भी और जो कि वेल टेस्टेड भी, क्योंकि अपोलो क्लाइंट बहुत थाउजेंड्स ऑफ यूजर यूज कर रहे हैं और ये कोड जो है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वेल टेस्टेड होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही रेगुलर बेसिस पे कोई भी इसको अपडेट कर सकता है, इवन कि आप खुद भी जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। आप इसको खुद अपडेट करें कि भाई ये गलती है, यहाँ से आप ये चीज़ नहीं होता, अभी अपडेट हो गया और ये इस तरह नहीं इस तरह होता है, तो आप इसको इसके अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करें और जाके एक PR बनेगी, आपके जो इनके डेवलपर्स हैं वो उसको रिव्यू करेंगे और पब्लिश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इतना ज़्यादा अपडेटेड और वेल टेस्टेड है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या सर एक क्वेश्चन है जी प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐप ऐसी कोई वेबसाइट आप एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आप दिखा सकें अभी स्क्रीन के ऊपर? बिल्कुल, ये ऑलरेडी आपके सर ने बनाई हुई है, ये बैकएंड ही है, जो स्टेप 4 है ना, ये बैकएंड ही है। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपका फ्रंट एंड किस तरीके से इसको कॉल कर रहा है। लोकल 4000 कॉल कर रहा है ना ये चीज जी, यहाँ पर, ये आपका अपना बनाया हुआ सर्वर है जो कि स्टेप 4 के अंदर है। ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल का फ्रंट एंड भी आपने देखा, आप बैक एंड देखें क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये API आ किस तरह की है। उसके लिए नहीं क्या मैं है आपके ये पास, कहना चाहता हूँ इसमें तो इतना ज्यादा डाटा नहीं है, कोई ऐसा कॉमन जो यूनिक किस्म का वेबसाइट जो आप उठा के इंटरनेट से आप दिखा सकते हैं, कोई दूसरा वेबसाइट? वो तो उसका सोर्स कोड नहीं होता ना अवेलेबल, तो ओके वो तो सोर्स कोड के बगैर मुश्किल है। ऐसे तो बहुत सारे हजारों होंगी, लेकिन उसका सोर्स कोड ही नहीं है, तो फिर हम फायदा नहीं पर उसको डिस्कस करने का, मतलब कोड थोड़ी एक्सपोज करता है कोई भी। तो मेरे जो अब आप राइट क्लिक करके उसके ऊपर सोर्स कोड नहीं दे सकते? राइट क्लिक और फिर नहीं, हम बैकएंड का कोड कहाँ से लाएंगे? अच्छा बैकएंड का नहीं देख सकते, अच्छा ठीक है। हाँ, तो और वो भी हम जो क्लाइंट भी हम जो देखते हैं ना, वो भी एम्बेड हुआ हुआ था, कोई भी अच्छी वेबसाइट हो उसका जो कोड होगा ना वो जी ज्यादातर एम्बेड हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओके यहाँ पर कोई चीज़ दिखाऊँ आपको, ये गिटहब की साइट है और नोड मॉड्यूल्स, अच्छा चलिए नोड मॉड्यूल्स आपको दिखाते हैं कि मतलब कि किस तरीके से होता है ना। सारी CSS है, मतलब इनक्रिप्टेड होता है सारी की सारी चीजें ना, वो आपकी इसको हम कहते हैं कोड मिंगलिंग, सारी छोटे छोटे से लाइन से लिखा हुआ होता है। यहाँ पर होगा कोई, ये देखिए ये फाइल मिलेगी आपको। अब इसमें आपको वेरिएबल BD रिटर्न n इज लेस देन दे, ये चीज कोड मिंगलिंग हुई भी होती है। अब ये उठा भी नहीं और उसको हम ब्यूटीफाई भी कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो जब ये आपका फॉर्मेट भी हो जाएगा ना,
तो भी आपके वेरिएबल्स इस तरह होंगे bjs if v is and v dot views bvm। तो ये अब जब भी हम किसी भी क्लाइंट को जब डिप्लॉय करते हैं ना, तो हम उसकी कोड को मिनिफाई कर देते हैं और उसका कोड मिंगल हो जाता है। मिंगल से मतलब उसकी सारी चीज़ें एक तो कंप्रेस हो जाता है, दूसरी चीज़ है उसके वेरिएबल नेम्स सारे चेंज हो जाता है, ताकि नॉट मच इजी टू रीड हो। तो इस वजह से हम इसको किसी डिप्लॉय साइट को हम नहीं देख सकते। आई थिंक सर ये भाई जो पूछ रहे हैं इन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली, लास्ट क्लास में सर ने ये सारा क्लियर किया था, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर डेटाबेस किस तरह से काम करता है किस तरह से नहीं, उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस से बयान किया था। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वेब सॉकेट है, ये हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? वेब सॉकेट्स हम यहाँ सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, जो कि अभी हम देखते हैं, और क्लाइंट पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्लाइंट को भी हम इसको किस तरह से करना है। और इसके अंदर एक चीज़ आपके सर ने छोड़ी हुई है, जो कि आप लोगों के लिए उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो भी हम इसको डिस्कस करते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम वापस आते हैं भाई जल्दी जल्दी से, कि ये इसकी इतनी सारी डिपेंडेंसीज इन्होंने लिखी हुई है, और एक अदद इन्होंने स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि आपका सोर्स के अंदर इंडेक्स को चला रही है। अच्छा, नोड मॉड एक आपके पास एक नोड.जेएस का एक मॉड्यूल है, जिससे आपके पास npm मॉड्यूल्स होते हैं, इस तरह नोड मॉड्यूल भी एक npm मॉड्यूल है। नोड.जेएस की फाइल में क्या मसला होता है कि आप जब भी नोड.जेएस का काम करते हैं ना, तो आप एक सिंगल डॉट का भी अगर आप चेंज करें तो भी आपको पूरा सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर रीस्टार्ट का मतलब दोबारा यान स्टार्ट, फिर क्लोज करो दोबारा यान स्टार्ट, फिर क्लोज करो दोबारा यान स्टार्ट। ये नोड.जेएस के अंदर लिमिटेशन है कि भाई आपको जब भी चेंज होगा आपको वो करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आता है फिर एक अदद नोड.मॉन का मॉड्यूल। नोड.मॉन का मॉड्यूल आपके पास डेवलपमेंट के लिए होता है, तो भाई आप डेवलपमेंट में कर रहे हैं, बार बार तो हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते, फिर क्लोज करो, एक फुल कॉमा भी लगाना है तो फिर स्टॉप करो। तो नोड.मॉन क्या करता है, आपकी हॉट रीलोडिंग जैसा रिएक्ट में होता है वो चीज़ दे देता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है, प्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होता। तो नोड मॉड्यूल से एक अदद फाइल चला रहे हैं जिसका नाम है सोर्स इंडेक्स। तो सोर्स के इंडेक्स पे जाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि इस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है भाई सोर्स के अंदर इंडेक्स। अगर कोई और फाइल होता, फॉर एग्जाम्पल मॉक डेटा के नाम से होता, तो source/mock data इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता, वहाँ स्टार्ट में लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले स्कीमा लोड हो रहा है। ठीक है जी, स्कीमा लोड हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आपकी जो नोड.जेएस की जो भी एप्लीकेशन बनती है उसमें आप एपीआईज बनाते हैं। एपीआईज आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एपीआईज क्या होती है, कोई बताएगा? जी सर, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नहीं एब्रिविएशन नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? सर सर्वर से कोई चीज मंगवानी हो तो हम एपीआईज के जरिए कॉल करके मंगवा लेते हैं। कैसे, मतलब क्या होता है एपीआई, क्या कॉल करना है? सर हम एंड पॉइंट्स बना लेते हैं और उस एंड पॉइंट को यूज करके हम रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे करते हैं। करेक्ट। तो हम एक एंड पॉइंट बना लेते हैं और उस एंड पॉइंट को हम इसको गेट करते हैं। तो यहाँ पर सर ने आपके 3 अदर एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं। एक स्लैश का बनाया हुआ है एंड पॉइंट, एक अदद बनाया हुआ है github/name, एक अदद बनाया हुआ है QRestring। ये एक्सप्रेस के लिए एक सिंटैक्स है आपके एंड पॉइंट की जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, इन्होंने कुछ इतने सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं सिवाय स्कीमा को। स्कीमा भी हम देखते हैं कि स्कीमा में क्या चीज़ किया हुआ है, क्योंकि कस्टम है। एक अदद पोर्ट आपने देखा है, तो एक अदद आप ENV पोर्ट आप उठा लें, इसमें आप एक अदद पोर्ट आप लगा लीजिएगा तो आपको ये चीज़ चल जाएगा, पोर्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये पोर्ट जो है आपका प्रोसेस मॉड्यूल से आता है, आप कभी भी हेरोको पे या कहीं और डिप्लॉय करते हैं तो पोर्ट जो वहाँ पर अवेलेबल होता है वो आपके प्रोसेस ENV के अंदर होता है, इसलिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन में हार्ड कोड नहीं करते। और एक अदद आपने एक्सप्रेस का मॉड्यूल एक फंक्शन कॉल किया और इसका रिटर्न आपने एक ऐप के कंपोनेंट के अंदर ले दिया। फिर आपने बनाया एक अदद HTTP सर्वर। HTTP सर्वर का एक फंक्शन होता है जो कि क्रिएट सर्वर होता है, वो आपने कॉल किया और HTTP सर्वर के अंदर उसको पास कर दिया। फिर ये कुछ स्कीमा आपने बनाया और मेक एग्जीक्यूटेबल स्कीमा आपने बना दिया, वही जो ग्राफक्यूएल के सिंटैक्स होता है वो भी देखते हैं। और ग्राफक्यूएल न्यू अपोलो सर्वर का ये भी एक सिंटैक्स है, ये भी आपको करना पड़ेगा। जैसे अपोलो क्लाइंट के अंदर हमें
कहाँ गया? जो हमें ये वाले काम करने होते हैं ना अपोलो क्लाइंट के अंदर, ये वाले, सॉरी ये वाला काम है अपोलो क्लाइंट। हम मेन्यू का तीसरा हम यहाँ पर अपोलो सर्वर भी इस जगह पर बनाएंगे। तो ये वाला सर्वर है, इसके अंदर आपने स्कीमा दिया और स्कीमा में दो चीज़ें, एक टाइप डिफरेंशियल्स है और दूसरा है रिजॉल्वर, जिसमें आपकी इन दोनों से क्यूरी म्यूटेशन आपके पास चल रही है। अभी देखते हैं। फिर आपने क्या किया भाई कि एंड पॉइंट बनाओ स्लैश के नाम से, यानी कि रूट का, और इसका हम लोकल होस्ट 4000 पे दिया हुआ है, तो 4000 पे चलते हैं स्लैश, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है। तो हमारा ये चीज़ चल रहा है 4000 के पोर्ट पर। फिर एक और सर ने दिया हुआ है एंड पॉइंट। अब जो आप जो बात कर रहे थे ना कि क्या नाम है, अगर वो बैकएंड एक और बैकएंड को कॉल कर रहा है तो वो उसका क्लाइंट है, वो वाला एग्जांपल ये है कि हमने हमारा यहाँ नोड.जेएस का एक अदद एंड पॉइंट चल रहा है। ये एंड पॉइंट एक अदद और गिटहब की एपीआई को कॉल करके लेकर आ रहा है, जो कि डेटाबेस गिटहब से लेकर आ रहा है। ये वहां से जाके डेटा लेकर मेरे पास आ जाए। तो अब ये वाला बैकएंड के लिए जो क्लाइंट बन गया वो इसका ये वाला बन गया। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर एक और एपीआई बनी हुई है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल जाते हैं /github/मोहम्मद मौसम, तो एंटर करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर यूज़र नेम आ गया और गिटहब आईडी आ गई। यहाँ पर ये दो ही चीज़ें मंगवाई हुई हैं। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे आपका सर का नाम है यू को, तो आपके सर का आगे आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपना यूज़र नेम डालें, आपका अपना प्रोफाइल डिटेल आपकी आ चाहिए। एक अदर सर ने और बनाया हुआ क्यूरी स्ट्रिंग के, भाई आप क्यूरी स्ट्रिंग के तौर पे आप बना सकते हैं कि डायरेक्टली आप गिटहब को आप एक्सेस करें, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि भाई ये ऐसी रिडंडेंट चीज़ बनाई सर ने कि भाई जस्ट टू गिव यू सर एन ये आइडिया। क्लाइंट पे यूज तो नहीं हो रहे वैसे? ये आपको बताने के लिए कि भाई ये दो चीज़ें भी एक्सटर्नल यूज़ की, क्योंकि सर ने ओके सर। मेरे ख्याल में लगता है कि क्योंकि आपका एक अलग से सेक्शन है पूरा अपोलो सर्वर का, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया सर ने ये 2-3 एंड पॉइंट्स बता दी कि भाई बाकी 2 पॉइंट यहाँ चल रहे हैं, स्लैश पर ग्राफक्यूएल चल रहा है। ओके सर। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपका एक ही सर्वर ग्राफक्यूएल को भी सपोर्ट कर रहा है और आपकी पुरानी रेस्ट एपीआई को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप नोड.जेएस में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये डेटा डायरेक्ट ही गेट की रिक्वेस्ट है, फ्रेश रिक्वेस्ट एक्सियोस, इसमें कुछ ग्राफक्यूएल का लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्लैश पे चल रही है वो वाला आपका ग्राफक्यूएल है। इस वाले ग्राफक्यूएल में भाई आपके पास एक ग्राफक्यूएल चल रहा है और एक सब्सक्रिप्शन चल रही है। और यहाँ पर हम आते हैं बेसिक में, तो यहाँ पर हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन सर्वर हमारे पास चल रहा है। वो क्या करेगा भाई कि वही चीज़ कि जैसे कि हमने सब्सक्रिप्शन के लिए एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन की थी, इसके यहाँ पर भी एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपके पास स्कीमा ले रही है और कुछ HTTP सर्वर चल रहा है। सर ये मिडल वेयर किस लिए हमने यूज किया हुआ है, सर्वर डॉट अप्लाई मिडल वेयर? अच्छा, ये एक्सप्रेस का है सिंटैक्स ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स पे आपके पास ये जा नहीं रहा। तो वैसे सर मिडिल वेयर का पर्पस तो यही होता है ना कि जो एग्जैक्ट चीज क्लाइंट साइड से लेनी हो उसको मैच करके फिर उसको सर्वर पर पेस्ट करे। First, ऐप में डाल दिए ना, तो ऐप को ऐसे ऑब्जेक्ट
hear me? यस सर। अच्छा मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं सर, हो रही है सर। स्क्रीन शो ही नहीं शो नहीं सर, नहीं हो रही। प्यारी सी तस्वीर शो हुई है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो गई है सर, अब आ गई है। ठीक है जी, चलें जी, कोई बात नहीं, होता ये अनएक्सपेक्टेड पावर ब्रेकडाउन। आवाज बड़ी दूर कोई से आ बात रही नहीं है सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें जी, ठीक है, वापस हम चलते हैं। कहाँ पर थे यार हम? इस जगह पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने सिंपल पेन, अच्छा मिडलवेयर आप पूछे तो मिडलवेयर एक मिडलवेयर होता है जो कि आप नोड जिसके अंदर यूज करते हैं, ये एक्सप्रेस सिंटैक्स में होता है। सर मिडलवेयर के ऊपर जो सर्वर डॉट स्टार्ट कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है? ये सर्वर ये रहा आपका अपोलो सर्वर जो है ना, ये आपको दे रहा है। तो यहाँ से जो अपोलो स्कीमा दे रहा है आपको, आपने उसको आप लोग प्लीज म्यूट कर देगा, नॉइस आ रही है। अच्छा जी, तो सब्सक्रिप्शन क्या नाम है, यहाँ से भी आपका आ रहा है सब्सक्रिप्शन, आपके पास आ रहा है इस जगह से, तो इसको भी आपने क्रिएट करना है। भाई मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन का जो वेबसाइट को क्रिएट है। अच्छा जी, प्लीज ये टीवी किसके पास चल रहा है, प्लीज बंद कर दो। जो सिर्फ अलमारी है, हम लोग यहाँ 10,000 की ले रहे हैं, 10,000 की जी, ठीक है, इसमें नाम है सर। तो ये चेक करें, ये जो सेफ अलमारी आपको नजर आ रही है, ये आपको 10,000 की है। नेक्स्ट में जी हमने क्या किया, सिंपली प्लेन क्रिएट सर्वर किया आपका जो सब्सक्रिप्शन से आया था, और उसके अंदर आपने दो चीज़ें दी, स्कीमा एग्जीक्यूट और सब्सक्राइब। अभी स्कीमा देखते हैं, अभी तक हमने देखा नहीं है। फिर हमारे पास इसके बाद है भाई, हमने अब HTTP सर्वर जो कि हमारा क्रिएट सर्वर था, जो कि हमारा APIs को चला रहा था, वो हमने क्रिएट करना है यहाँ पर। तो वो लिसन करेगा 4000 के पोर्ट के ऊपर, और हमें एक लॉग देते हैं भाई इस जगह पे हमारा ये चीज़ चल गई है, या हमारा सब्सक्रिप्शन सर्वर भी क्रिएट हो गया और हमारा वाला सर्वर भी लिसन अप करना शुरू हो गया। अब हम आते हैं स्कीमा की तरफ। स्कीमा में क्या है भाई, स्कीमा के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। हमारे पास ये इम्पोर्ट कर रहा है रिजॉल्वर, टाइप और पबसब। पहले हम आते हैं रिजॉल्वर्स के ऊपर। रिजॉल्वर्स में हमारे पास क्या हो रहा है कि गेट ऑल यूजर की क्यूरी एक हमने बनाई हुई है, एक अदद आप रिजॉल्वर फंक्शंस पर। सबसे पहले अपन के टाइप डेफिनेशन पे चलते हैं। टाइप डेफिनेशन में हमारे पास एक अदद टाइप है कस्टम, जो कि है यूजर के टाइप। हमारे पास कस्टम टाइप्स भी हो सके, जैसे एक स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर होता है, कलेक्टिव फॉर्म आ रही है, एक कस्टम टाइप भी बना सकते हैं। तो टाइप बनाई एक यूजर, और उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज डाल दी भाई, नेम होगा, एज होगा और मैरिड होगा, और ये सारी सारी नॉन एम्प्टी फील्ड्स है, नॉन लेबल फील्ड्स है। फिर हमने बनाई भाई क्यूरीज। क्यूरीज के अंदर हमने बनाया कि भाई एक गेट ऑल यूजर के नाम की क्यूरी बनाओ, जो कि हम क्लाइंट पर इस जगह यूज ऑलरेडी कर रहे हैं, नोट क्यूरीज, ठीक है, जो कि गेट ऑल यूजर की यहाँ पर ये जो क्लाइंट हम कर रहे हैं वो बनी हुई असल में इस जगह पे। क्लाइंट को ने कैसे पता कि भाई इस नाम की क्यूरी है, ये आपको सर्वर बताएगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक अदद क्यूरी बनी हुई है जिसका नाम ये है। और रिटर्न क्या करेगा, यूजर की एरर रिटर्न करेगा, हमेशा हमेशा मैंडेटरी लाजमी करेगा, ठीक है जी। फिर एक अदद म्यूटेशन बनाया, टाइप म्यूटेशन, उसके अंदर दो अदद म्यूटेशन बनी हुई, एक क्रिएट यूजर और एक बना हुआ है डिलीट यूजर। क्रिएट यूजर के अंदर तीन चीजें जा रही हैं, डिलीट यूजर अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन के अंदर है भाई, टाइप इसकी अब हो जाएगी सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का नाम है जी न्यू यूजर। न्यू यूजर आप बनाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न में यूजर। तो ये बस डिफरेंस है इसके टाइप का इसमें बनाने में। रिजॉल्वर्स में तो जिस टाइप से आपने म्यूटेशन ये चीज बनाई होगी, इसी के नाम से आपने इसका रिजॉल्वर फंक्शन बनाना है। तो जब मेरी क्रिएट यूजर है तो रिजॉल्वर क्रिएट यूजर के नाम से ही आपका यहाँ पर बन रहा होगा। आपकी तीन अदद चीज़ें बनेगी, एक अदद क्यूरी बनेगा, एक अदद म्यूटेशन बनेगा और सब्सक्रिप्शन। पहले क्यूरी में चलेंगे, गेट ऑल यूजर जो आपने वहाँ बनाई थी बिल्कुल उसी नाम से आप इसको यहाँ पर बनाएंगे और उसका रिटर्न यूजर्स कर देंगे। यूजर्स अभी मॉक डेटा यहाँ पर सर ने बनाया हुआ है, तो भाई एक
एरे है इसी एरे को रिटर्न कर दो इनिशियली, मतलब इन द एंड टाइम तो आपकी डेटाबेस डॉट की आ रही होगी, तो जो डेटाबेस वाला काम होगा वो आपका होगा इस जगह पे। यहाँ पर आपकी डीबी कॉल्स होंगी, डेटाबेस से डेटा आ रहा होगा और आकर उसको यहाँ पर रिटर्न हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटाबेस की हैंडलिंग यहाँ पर आ जाएगी। अभी तो हमारे पास डेटाबेस है नहीं, तो अभी सिंपल बस सर ने एरे बना के एरे रिटर्न कराएंगे। म्यूटेशन रहा है, म्यूटेशन के अंदर यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर अब आपके पास चीजें आई। पहला वाला आर्ग्यूमेंट आपका पेरेंट होगा जो कि इसका पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट होगा। दूसरे वाले में हमें आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली हम क्लाइंट से भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक अदर नया यूजर बनाया आर्ग्यूमेंट से लेके। अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा यहाँ पर, अच्छा 2-3 दफ़ा मैंने किया हुआ है, तो जब भी ऐड क्लिक किया होगा तो यहाँ पर इस नाम से ये लॉग हमारे पास आ रहा है। अच्छा ये वाला जो चैप्टर, ये जो स्टेप 4 है, इसके जो लॉग्स आएंगे वो Node.js की एप्लीकेशन है, तो इसके आपके टर्मिनल पे लॉग्स आएंगे, इसकी कोई एप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी। इसके जो भी लॉग्स होंगे वो आपके टर्मिनल पे आएंगे, याद रखिए, क्योंकि ये क्लाइंट एप्लीकेशन नहीं है। फिर हमने यहाँ पर बनाया और इसकी यूजर की जो एरे थी इसके अंदर पुश कर दिया। तो यहाँ तक किसी कोई मसला? नो सर। सर इसे रिवाइज कर दे मोटा मोटा, वही ज्यादा तो सर मैं रिवाइज कर दे सारा एक बार, फिर इसको ना जरा क्विकली रिव्यू करा दे थोड़ा सा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्रिएट यूजर है, यहाँ इसका जो दूसरा आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट्स में, यहाँ पर हमारे वो सारे पैरामीटर्स मिल रहे होंगे जो कि हमने पास किए हैं अपने क्लाइंट से। कहाँ गए? ये वाले जो पैरामीटर्स हैं जो कि हमने क्लाइंट से पास किए हैं वो हमें सर्वर पर यहाँ पर आर्गुमेंट्स के नाम से मिल रहे होंगे। ठीक है, इस आर्गुमेंट के नाम से हमें मिल रहे होंगे और इस आर्गुमेंट के बाद हमें यहाँ पर एक नया यूजर बनाया और उसको एक एरे में पुश कर दिया, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक बनी हुई है मॉक डेटा के नाम से, इस वाले एरे में। इस वजह से एक और यूजर ऐड हो जाएगा और इस एरे के अंदर पुश हो जाएगा और हमें रिटर्न में और वो पूरी की पूरी एरे मिल रही है। अब यहाँ पर आते हैं एक अदद सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन एक तीसरी चीज है, यहाँ पर बनाया हुआ है एक अदद सब्सक्रिप्शन जिसका नाम है न्यू यूजर। न्यू यूजर के नाम से बनाई हुई है। इसके अंदर एक अदर आपके पास सिंटेक्स होता है कि आप इसके अंदर की देते हैं कि भाई ये सब्सक्रिप्शन किस नाम पर किस इवेंट पर ट्रिगर होगी। ठीक है, तो ये एक पॉपअप आपने यहाँ पर एक अदद बनाया हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ सिंटेक्स में क्या आपको सब्सक्रिप्शन से आ रहा है। ठीक है, पॉपअप यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया हुआ और ये यहीं पर ही इंपोर्ट हो रहा है इंडेक्स से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक फंक्शन कॉल करना है और इसका एक एरे में नाम कर दे भाई ट्रिगर न्यू यूजर नाम का एक इवेंट बना दो, और इसको मैं जब भी मैं ट्रिगर करूं तो आपने ये वाला चीज चला देना है और जो भी चीजें होंगी वो इसको आपको रिटर्न में वो आपको कर देगा। ठीक है, तो ये आपने बनाया। अब इसको आप ट्रिगर किस तरह करेंगे? अब हमें इसको ट्रिगर करना है भाई क्रिएट यूजर होते हुए। क्रिएट यूजर होगा तो ये चीज हमारा ट्रिगर हो जाए। तो इसका सिंटेक्स ये है कि pubsub.publish और इवेंट का नाम जो नाम था वो नाम दिया और इसकी रिटर्न वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे लिखे एक ही बात है क्योंकि एक ही नेम है। ये वाला नाम हमने कहा भाई हमें इसको ट्रिगर करना है, पब्लिश करना है भाई क्रिएट यूजर होते हुए। जैसे यूजर क्रिएट हो जाए एक फटाफट से बनाओ और वो सारी चीजें यूजर सेट करते हैं अपडेट है। ये जैसे ही बनाओ और एक अदर नया वाला चीज सारी चीजें इसको ट्रिगर कर दो। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सिर्फ इसकी मैंने बताया कि ये रजिस्टर किस तरह होगा और इवेंट फायर किस तरह होगा। ये सब्सक्रिप्शन बना हमारा कि भाई इस नाम से ट्रिगर जब भी बने इस नाम पे इसको चल जाए। अब ये चलेगा किस तरह भाई? इस तरह रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो ये चलेगा इस तरह कि इसको जब भी ये चीज़ मिलेगा इसके HTTP सर्वर पे हमारे पास यहाँ पर जब हमने इसको पास किया है स्कीमा, इसमें चीज़ आपको ये बता देगा भाई हमें कब स्कीमा क्या और किस किस चीज़ें पे एग्जीक्यूट और सब्सक्राइब होगा। ये चीज़ें आपकी दोनों चीज़ें लाइब्रेरी से आ रही होंगी ये रहा। तो ये काम अपना ऑटोमेटिक करेगा।
आपको बस इतना से ही काम करना है कि आप अपना टाइप डेफिनेशन में आपका सब्सक्रिप्शन बताएंगे, न्यू यूजर नाम की कोई सब्सक्रिप्शन होगी और इसका रिजॉल्वर फंक्शन होगा उसी नाम से जो कि इसको सब्सक्राइब करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको डिलीट यूजर पे भी करना चाहते हैं जो कि सेंस नहीं बनता, इसको यहाँ पर भी फाइल कर दो, तो यहाँ पर भी करो। डिलीट वाले इवेंट पे अभी तो हमने कॉल बनाया ही नहीं है, इस वाले इवेंट पे भी ये चीज़ कॉल हो जाए। अब आते हैं इसकी क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर। सबसे पहले आते हैं बल्कि ग्राफिकल का क्या होता है, मैं यूआरएल भूल गया। आपको ये प्लेग्राउंड हम इनेबल कर देते हैं। सर पहले सर्वर रन कर लें और ये नाम 4000 पर ही स्टार्ट होता है। ये तो रन हुआ है, स्कीमा आया और चलिए इसी में ही कर देते हैं, अलग सेंस नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि हमने नोड 1 यूज़ किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को रिस्टार्ट करेगा। ठीक है जी, इसका यूआरएल क्या था, स्लैश कैप्टन क्या चीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अच्छा ग्राफिकल सर्वर बताया था आपको, प्लेग्राउंड बताया था। जी सर बताया था जी सर बताया था, इसका सारा सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। चलो फिर ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने गेट यूज़र किया, नेम किया और एज किया और क्या था, मैरिड था। तो ये मैंने अभी सारी चीज़ें इसको बनवा लिया। अच्छा आप म्यूटेशन कॉल करना है, चलो मुझे बताएं म्यूटेशन कैसे कॉल होगा। म्यूटेशन लिखें सर क्यूरी की जगह हम ट्यूशन लिख देंगे, हम वहाँ पर हम ट्यूशन कॉल हो जाएगा। बताएं सेंटेंस बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐड यूज़र सर 300 खा लेते हैं यार बल्कि। तो यही से खा लेते हैं चलो। अच्छा वेरिएबल्स इसको हम दे देते हैं। वेरिएबल्स क्या है भाई, नेम है, एज है और क्या है, मैरिड है, ठीक है जी। तो अच्छा ना ग्राफिकल क्या ये इन्होंने स्टूडियो भी चेंज कर दिया।
यहाँ तो क्रिएट क्यों होता है बार बार? फील्ड डॉट नेम, सर आप टाइप्स नहीं मेंशन करते, सिर्फ वैसे ही नेम में। किस जगह पे? सर म्यूटेशन में सर टाइप नहीं मेंशन करेंगे, वैसे ही नेम है जो मेंशन करेंगे तो इस जगह पे इसका इसका मुझे सिंटैक्स। जी सर। अच्छा, इसका जो है ना ये पता नहीं है, लेटेस्ट कुछ दिनों से हुआ है, मुझे कुछ टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ही चेंज हो गया इसका। तो वरना यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आती थी, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। क्या चीज़ रिटर्न किया है मैंने? हो गया, एचपी हो गया सर। उससे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ना सिर्फ नेम एज या पास करेंगे तो वो आ जाएगा। इस जगह पे नेम पास किया हुआ मैंने, कुछ और है, कैन नॉट रिटर्न द नलेबल फील्ड फॉर यूजर डॉट नेम। अच्छा, मैंने वहाँ पे वो भी चेंज कर दिया ना, पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन नहीं, करने नहीं, के नहीं, वो असल में मैंने यहाँ पर चेंज किया था, वो मैं करना भूल गया। कहाँ गया? इंडेक्स रिजॉल्वर के अंदर इसको यूजर्स नहीं आएगा, इसके अंदर न्यू यूजर आएगा। मैंने सिंटैक्स ही चेंज कर दिया, वो आप एरे पास नहीं हो रही, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो चीज़ पास हो। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यूज़र क्रिएट हो चुका। तो ये मसला था, और ये मसला कोई ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैंने खुद से इसको चेंज किया था, बट अपडेट करना भूल गया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर अब जो डेटा है वो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको मैं रन सारा नहीं करना चाहता, इसमें नाम नहीं आता क्या? सिलेक्टेबल रन होता है क्या? अच्छा भाई, वाह, इन्होंने अच्छा कर दिया। तो देखिए जी, इन्होंने हमारे पास यहाँ पर एक अदद ये चीज़ भी कॉल किया हुआ। नाइस। अब एक काम करते हैं, एक अदद सब्सक्रिप्शन कॉल करते हैं ग्राफिक्यूएल के ऊपर। तो सब्सक्रिप्शन सर क्यूरी और म्यूटेशन कमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन इसके ऊपर मुझे एरर कुछ और दिखता है, ये ऐसा रन नहीं हो रहा। इसको उसमें तो हमने सेव नहीं किया था, सॉल्वर इसमें जाके नया यूज़र ये चलो लिस्टिंग कर रहा है। अब हम न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ पर आते हैं और इस सब्सक्रिप्शन को बंद करते हैं और इसको खोलते हैं। और इसमें हम करते हैं जी हाशिम, ठीक है, और क्रिएट यूज़र करते हैं। हाशिम क्रिएट हो गया और देखिए जी, यहाँ पर इसने हमारे पास लिस्टिंग में लेकर आ गया। ठीक है, ये मैंने 2 पेज पे लिखा था कि एक चीज़ पे लिसन कर रहा है, दूसरे वाले पेज पे ये हम ऐड कर सकते हैं। दूसरे वाले पेज पर आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं जी असर क्रिएट यूज़र। हमारे पास लाइव डेटा आ गया, नेम और एज हमने किया था ना, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से
यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने दो न्यू टैब्स पर रखा है कि एक टैब पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और दूसरे न्यू टैब पे मैं इसको लिसन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और ऐड कर देते हैं। क्रिएट यूजर करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो देखें जी इसमें हमें ये वाला भी लेसन कर लिया। सर अब हम अपडेट भी कर क्या चीज करते हैं? सर अपडेट भी कर अपडेट का तो क्यों रही है, म्यूटेशन हमने बनाया नहीं है ना, अभी तो हमारे पास सिर्फ दो ही म्यूटेशन है, एक अदर डिलीट का है और एक अदर क्रिएट का है। डिलीट का भी अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ सिर्फ क्रिएट पे चल रहा है। तो जैसे ही हम क्रिएट करते हैं हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन में डेटा हमारे पास आ जाता है। बाकी चीज़ें तो मैंने ऐसे ही क्लियर की हुई हैं, तो इसलिए अभी ये सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन में हमारे पास नया डेटा आएगा। जैसे नया डेटा आएगा आप इसको उठाकर सिंपली उठाकर अपनी एरे के अंदर पुश करेंगे या आप क्लाइंट साइड पे करेंगे। अब आपका जो होमवर्क है जो कि आपके सर ने दिया हुआ है वो ये है कि आप आते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर। इंडेक्स कहाँ गया, ये वाला है हमारे पास एक अदर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वैसे यूज होगा हमारे पास, इसमें डेटा आता है, दूसरे में एरर आता है और तीसरे वाले में लोडिंग आता है। इसका सिंटैक्स अलग है और इसका एक हुक होगा जिसका नाम होगा यूज सब्सक्रिप्शन। यूज सब्सक्रिप्शन में अभी आपको यूज करके दिखाया हो क्या क्यों है। ये आप इसको लेसन करेंगे, ठीक है, और फिर ये आपको कुछ डेटा देगा और वो डेटा देके आप अपनी एक लोकल एरे यहाँ पर बनाएंगे स्टेट में, जो कि क्वेरी में आपको मिल रहा होगा, और जैसे मिलेगा वो उठा के आप अपनी लोकल स्टेट के अंदर पुश कर देंगे और वो डेटा भी यहाँ पर आप इसको शो करवाएंगे इस जगह। अभी आप तो सिंपली जो क्वेरी से डेटा आ रहा है वो शो करवा रहे हैं ना। नेक्स्ट टाइम में आपने जो ये डेटा आ रहा है क्वेरीज के अंदर, कहाँ गए हैं आप, ये रहा, यहाँ से डेटा आ रहा है, इसके रिस्पॉन्स को कराएं एक अदर एरे के अंदर से, एक लोकल वेरिएबल के अंदर से, वो सेव होगा। फिर आप सब्सक्रिप्शन चलाएंगे, जैसे आपका ऐड यूजर होगा सब्सक्रिप्शन आपका चल रहा होगा, इसमें कुछ अपडेट करने की आपको जरूरत है, ऐसे नहीं चलेगा। इसका सब्सक्रिप्शन आप देखिएगा, मैं आपको ये बहुत पहले से दिखा रहा हूँ, इसका सिंटैक्स आप लगा हुआ है, कुछ चीज़ें इसके अंदर सर ने आपकी छोड़ी हुई हैं, आप लगाएंगे बस आपका एरे में वो चीज़ चलना शुरू हो सकेगा। लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में सेटअप कंप्लीट है, वरना तो सेटअप के बगैर यहाँ चलता भी नहीं। ये दिखाने का मकसद आपको यहाँ पर इसलिए था कि बैकएंड में कोई मसला नहीं है, क्लाइंट पे आपको ये चीज़ इसको थोड़ा सा वर्कअराउंड करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आप जैसी करेंगे आपको ये डेटा नया डेटा मिल सकता है। तो कोई सवाल यहाँ तक, फिर हम वाइंड अप करें। सर यूज क्यूरी और यूज म्यूटेशन थोड़ा सा रिपीट करते हैं। यूज क्यूरी, यूज म्यूटेशन हमारे पास ये, और यूज सब्सक्रिप्शन, ये तीन हमारे पास एक अदद ग्राफक्यूएल के हुक्स है, रिएक्ट हुक्स है, सॉरी रिएक्ट हुक्स आपने पढ़ा ना, इसका यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर है, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। इसी तरह हमारे पास ये भी हुक्स हैं जो कि हमें मिलते हैं अपोलो क्लाइंट से। ये ठीक है, अपोलो क्लाइंट से हमें मिलेगा ये भी। अपोलो क्लाइंट से एक ही दफ़ा लिखना चाहिए था, ये अलग अलग पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। और यूज म्यूटेशन, यूज म्यूटेशन हो गया, और यूज क्यूरी, ये भी, ये चारों चीज़ें आएंगी इसी जगह से। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इसी से यहाँ से आपके पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये चार चीज़ें, तीन चीज़ें आएंगी आपकी ग्राफ, आपकी अपोलो क्लाइंट से, ये तीन हुक्स हैं। ये तीन हुक्स क्या है आपकी, पहले आप एक्सियोस या फिर फेच यूज करते थे, उसकी अब जरूरत नहीं है, ये आप ये हुक्स से यूज करेंगे। ये हुक्स में आपको यूज म्यूटेशन करें तो आपको एक एरे रिटर्न करेगा जिसको आपको कैच करना पड़ेगा दो वेरिएबल्स के साथ मिनिमम। पहला होगा क्रिएट यूजर जो कि एक फंक्शन होगा जो कि यूज म्यूटेशन आपका थ्रू कर रहा होगा। दूसरा होगा इसका एरर स्टेट, एरर हैंडलिंग। तो आप करेंगे और इससे आप अपने इवेंट को कॉल करके इसको कर लेंगे।
यूज क्यूरी के अंदर क्या है कि आपके पास ये 3 चीजें रिटर्न करता है, और वो एरर रिटर्न करता है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। पहला होता है एरे, दूसरा होता है लोडिंग, तीसरा होता है डेटा, जो कि उसका रिस्पॉन्स में एरर है। तो अगर कोई एरर होगा इस क्यूरी के अंदर तो एरर चल जाएगा। लोडिंग स्टेट में आपको जब भी डेटा चल रहा है लोडिंग आएगा, और डेटा आएगा इसका रिस्पॉन्स कि भाई इसका फाइनल रिजल्ट क्या है। यूज सब्सक्रिप्शन में क्या है, यूज सब्सक्रिप्शन में आपके पास एक अदद ये चीज़ें रिटर्न करेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। यूजर सब्सक्राइब डेटा और सब्सक्रिप्शन एरर, और तीसरा लोडिंग। ठीक है, ये आपको 3 चीज़ें मिलेगी जिसको आपने डिस्ट्रक्चर करके लोडिंग 1, एरर 1 और इसमें किया हुआ है। लेकिन ये डेटा आपको डिस्ट्रक्चर होके इस वाली चीज़ से डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, और बस आपको सिंपल उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर आपका क्लाइंट जो है अपोलो क्लाइंट, आपका जो ग्राफिकल क्लाइंट है वो आपका ख़त्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट क्लास से आई थिंक आपका गेट्सबी स्टार्ट होगा, और गेट्सबी असल में जैम स्टैक एक आपका एक अलग से एक पूरा स्टैक है, तो आई थिंक वो आपका यूज़ होगा। सर वो नीचे कैशिंग भी है, वो भी पड़ा हुआ है इसके नीचे। कैशिंग का भी लिखा हुआ। कैशिंग जो है ना, ये आपका वो जब आप सर्वर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपके पास आ जाएगा, उसी के अंदर आपका ये आ जाएगा। जब ग्राफिकल अपोलो सर्वर आप पढ़ेंगे ना, ओके तो सर, उसमें ये होगा। तो इसलिए मैंने इसको सर ये असाइनमेंट कब दी है? ये असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है कि आप इसको करें फिर, ताकि क्योंकि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है तभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका टेस्ट पास हो सकेगा, जो कि टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, और देखते हैं फिर क्या होगा इंशाल्लाह। और ग्राफिकल कुछ लोगों को, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे बहुत पहले, कहते सर ग्राफिकल समझ नहीं आ रहा। तो ग्राफिकल देखें मुश्किल चीज़ है, थोड़ा मुश्किल से ही समझ में आएगा। उसके लिए आप ये है कि हमारे सेशंस देखें, एक जो हमारे बोट कैंप के 2020 का था उसके अंदर ग्राफिकल के ना मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सरजिया ने भी पढ़ाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और हमारे अलावा बहुत सारा आपको डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे आपको यूट्यूब पे ग्राफिकल की मटेरियल को रीड करने के लिए, तो वो चीज़ आप पढ़ें। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से फिर आपको बाकी और चीज़ों का फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि वो आपका आराम से वो चीज़ आप इसको कर लेंगे। तो ग्राफिकल का क्विज का भी बता दें कि कब तक होगा। ग्राफिकल का क्विज आपका बस आज खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन में हो जाएगा। वो आपके सर ही करेंगे, मैं मतलब नहीं करना चाहता, वो आपके सर आपको बेहतर बता सकते हैं। ओके सर, ठीक है जी, ओके जी। The recording has stopped. अच्छा जी, इसके अलावा मुझे कुछ और बताएगा, कुछ और चीज़ आप लोग पूछना चाहें? अच्छा मैं आपको चैट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं सर मोहसिन खालिद ही हूँ। सर सब्सक्रिप्शन अपोलो सर्वर पर यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या है? सर सब्सक्रिप्शन अपोलो सर्वर पर यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या है? सब्सक्रिप्शन हमने यूज़ किया है कि भाई जैसे ही यूज़र क्रिएट हो तो हमें क्लाइंट पर हमें पता चल जाए डेटा, हम लिस्ट में अपडेट कर लें कि भाई नया यूज़र अपडेट हो चुका है, तो ये वो चीज़ के लिए है। और सर मेरा क्वेश्चन है सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना जो लैपटॉप है ना वो Core i3 5th जनरेशन है 8GB रैम के साथ, और SSD लगी हुई है। सर अब मैं विंडो में यूज़ करता हूँ, अब मैंने कुबरनेटिस और डॉकर को भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो क्या इसकी मैं रैम एक्सटेंड करके तो इसको यूज़ कर सकता हूँ? तो मदरबोर्ड का इशू तो नहीं आएगा? ये तो यार मेरे ख्याल में आप किसी हार्डवेयर वाले से कुछ मशवरा कर लें। मेरे ख्याल में आप अगर आपके पास SSD लगी हुई है इसके नहीं अंदर, असल में ये मदरबोर्ड तो लगा हुआ है, नहीं मदरबोर्ड इतना पावरफुल होगा नहीं कि तुम्हें रिस्पॉन्स ऐसा देगा, आउटपुट ऐसा आएगा नहीं रैम बढ़ाने से।
रैम बढ़ा भी लोगे ना तो वो तुम्हारा मदरबोर्ड इतना पावरफुल नहीं होगा कि तुम्हारी जितनी इनपुट तुमने दी है इतना आउटपुट जनरेट करे हो। तो मदरबोर्ड होना जरूरी है पावरफुल इतना। चले वो तो आप लोग देख लेगा, वो तो बेहतर होगा किसी आप हार्डवेयर वाले से सही से मशवरा करें। लिटिल बिट वेरी बैड इन इट, तो इसलिए मैं कुछ अच्छा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं लेकिन सर। अच्छा आप लोगों के मैं खाली एक वो बता दूं कि जो बूट कैंप 2020 था उसके बहुत सारे इंग्लिश क्लासेस भी थी और उर्दू क्लासेस भी थी। उर्दू वाली तो जी मैंने सर। ली थी, तो आप लोग वहां से भी ना थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। जिनसे लेते रहते हैं सर। हाँ, तो वो वाला भी आप उसको ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वहीं से पढ़ें। आपके सर भी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और सर के लेक्चर्स को पढ़ ले मेरे ख्याल से, तो और किसी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में। तो जी सर, वो सर जो बूट कैंप है वहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पर सर डिटेल से बता रहे हैं सर। नहीं, वहाँ शॉर्ट नहीं है, वहाँ थोड़ा स्पीड अप है, वहाँ जी जल्दी जी सर, वो ही ना स्पीड अप है, इसी वजह से समझ। अच्छी लेकिन कंट्रीब्यूशन ग्राफ के अल्लाह आपको जज़ा दे, चले सर दया आपको जज़ा दे, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और इस मुल्क को इस काबिल बनाया कि हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अपने मुल्क के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं अपनी तरफ से। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है और ये हर किसी को करना चाहिए। और काटने के लिए क्यों होती? उर्दू मैं आप लोग को लिंक दे दूं। अच्छा जी प्लीज ये अपना जो मूवी चल रही है वो प्लीज बंद करें। चले जी, मेरे ख्याल में मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको दे दी हैं और प्लेलिस्ट भी मैंने आपको दे दी है। ठीक है जी, कोई और सवाल इसके अलावा आपका कुछ? फिर इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी किसी दिन मुलाकात होगी, लेकिन आपके सर ही कंटिन्यू करेंगे, वो आज थोड़े से बिजी हैं। एंड यकीन माने आप लोग ये क्लास लेने की टेंशन में मुझे कल रात को नींद भी नहीं आई है। सर अब हमें नींद नहीं आएगी। लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आप लोग बहुत आगे बढ़े। आमीन आमीन। सर को सलाम दे दीजिएगा सर। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, आप लोग खुद से उनको सलाम करिएगा, वो सबसे अच्छा बेहतर होगा। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।